कहीं कर रहे हो फोन में कहीं कर रहे हो आधा मिनट है मैं कहीं हां कहीं कर रहे हो वहां रहे हो तो मैंने बोला मैडम आजा मैं क्यों मार तो समझो तेल को नहीं अपन और भाई वो धर्म तू आवे એને કઈ કઈ કોડ है મારું શનિ ને हाँ चलो नमस्कार सभी साथियों को 11:30 हो गया सेशन रिकॉर्डेड है इसलिए संयमित और सिस्टमेटिक बात करें हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं अब भारत सरकार ने अभी 2015 से लेकर के और अभी तक जो भी योजनाएं घोषित की है हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में किसानों को बहुत सारी योजनाओं का महिमा मंडन हुआ है तो हम कुछ पैनलिस्ट से समझेंगे मैं नाम पढ़ूंगा योजना का हेडिंग पढ़ूंगा और उस योजनाओं के अंदर इन्होंने कहा कि भाई किसान की फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी एक फूड सिक्योरिटी हो जाएगी और 1,01,321 करोड़ रुपए हमने इसके अंदर खर्च करने हैं 9 योजनाएं एक पैनल में है 9 योजनाएं दूसरे में कुल 18 योजनाएं हैं इसमें ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हम किसानों की बल्ले बल्ले कर देंगे अब इन योजनाओं के बारे में हमें जानने के लिए केंद्र बिंदु हम ये स्थापित करते हैं कि क्या ये योजनाएं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसान के हितकारी है डायरेक्ट है तो कितनी है इनडायरेक्ट है तो कितनी है या इसके अंदर कॉर्पोरेट का भी इंटरवेंशन है जो बजट आया है उस बजट के अंदर वो है या वो योजनाएं कितनी कारगर है तो मैं योजनाओं का सिलसिलेवार नाम पढ़ दूं सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी है जो 2016 में सूरतगढ़ से शुरू हुई थी ये मुझे इतना सा याद है सॉइल की हेल्थ के मामले में एक बार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे गांव के 5 रैंडम सेंटर लिए थे इंडिविजुअल खेत का किसी से कोई लेना देना नहीं था हमारा सोच ये था कि अच्छा होता हमारा सॉइल सैंपल यहाँ पे टेस्ट कर लेते अब वैसे वहाँ लेबोरेटरी लगा रखी है डिस्ट्रिक्ट लेवल और कुछ एग्रीकल्चर के ऑफिस हैं वहां पर और इस तरह से कुछ टेस्टिंग होती है और एक टेस्ट पे 300 रुपए का करीब खर्चा है ये 5 या 10 रुपए ऐसे कुछ लेते हैं ऐसा सेटअप इन्होंने बना रखा है अब हेल्थ के बाद में फर्टिलिटी के मामले में मैं कुछ समझ नहीं पाया हमारे पैनलिस्ट बताएंगे कि सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी की तो या तो 1 by 1 हम एक का ही ले लें डॉक्टर चेतन हमारे बीच उपलब्ध हैं तो डॉक्टर साहब आप फर्टिलिटी का जो है हेल्थ का तो हमें समझ में आ गया कि हेल्थ के मामले में जांचने का है कमजोर है छोटी है मोटी है जो भी है लेकिन फर्टिलिटी जोड़ने का क्या तुक आप मानते हैं कि फर्टिलिटी का क्या नमस्कार जी सभी को और ये जो आपने सही कहा इसमें जो 1,10,300 कुछ 1,321 करोड़ के आसपास डाला गया है उसमें जो फर्टिलिटी में जो अभी अंतर बताया कि 300 रुपए का टेस्ट रहता है 10 रुपए ये लेते हैं तो ये फंड्स कुछ उसमें भी गए हैं कि जो आपकी टेस्ट किया गया है उसमें भी ये फंड्स को डाला गया है जो इसमें से 1 लाख करोड़ में से डाला जाएगा तो वो चीज है जैसे आपने बताया कि हेल्थ आपने जांच कर ली कि उसमें कितने मिनरल्स हैं कितना उसमें कार्बन है उसके बाद उसके ऊपर आप कौन सी फसल ग्रो उगा सकते हैं और उसके बाद आपको सुझाव भी जब आप टेस्ट करवाते हैं मिट्टी का तो उसके बाद वो सुझाव देते हैं कि आपकी मिट्टी इतनी एसिडिक है इतनी वो है और आप इसमें ये चीजें उगा सकते हैं और ये जब उगाएंगे तो आपको ये चीजें इसमें खाद के रूप में डालनी पड़ेंगी चाहे वो बेशक मिनरल्स हो कुछ ऐसा रहे कि आपने मिनरल्स का स्प्रे करना है आपको ये स्प्रे करना है ये चीजें आपको एक सुझाव के रूप में मिलती हैं फर्टिलिटी मतलब कि आप उसमें जो उगा रहे हैं उसमें कितनी उपजाऊपन है उपजाऊपन का जो है वो उपजाऊपन कितना रहेगा जैसे अभी इन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से जैसे हमारे भी 19 मन के आसपास मान लो पर हेक्टेयर में 1 एकड़ में होता है कुछ तो उसको ये 23 मन तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो 23 मन तक लेके जाने की कोशिश करेंगे उसमें चाहे वो किसी रिसर्च के डेमोन्स्ट्रेशन से करें है ना कुछ सीड प्रोडक्शन से करें उसमें एक सॉइल फर्टिलिटी भी एक है कि आपको सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं आप उसमें गोबर की खाद डाल के कुछ कार्बन डाल के वो सब करके इसके हिसाब से बताते हैं कि उसका उपजाऊपन क्या है ठीक है डॉक्टर साहब सेकंड में चल रहा हूँ इसके बारे में मैं कुछ जानकार नहीं हूँ
रेन फेड डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? रेन फेड डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये फिर? रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है जी। रेन फेड एरिया मतलब जहाँ पानी का साधन नहीं है, जहाँ पानी के साधन नहीं है और फसल कम होती है, उन एरियाज को कुछ फंड्स दे करके, कुछ पानी को पहुंचा करके उन एरियाज की डेवलपमेंट की जाएगी, ताकि वहाँ भी आप जो है फसल उगा सकें। जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्यूबवेल के लिए, समर्सिबल के लिए जगह दी जाएगी कि वहां तक आपको लेकर के जाएंगे। दूसरा एक इसमें अगर नीचे देखो तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक इसमें आ रहा है। तो उन रेड फेड फेड जो मान लीजिए जो बरसाती पर सिर्फ निर्भर रहते हैं, जो खेत, जो फसल, उन एरियाज की डेवलपमेंट कैसे की जाए, क्योंकि आज तक बात चल रही है कि पानी वाली जो किस्में हैं या पानी वाली जमीन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बेशक वो इरिगेशन पहुंचाने के लिए दिया गया हो, चाहे सोलर सिस्टम देने के लिए दिया गया हो, जहां पानी नीचे का या आपके पास नहर का उपलब्ध था उसके ऊपर मैक्सिमम आज तक पैसा दिया गया है। अब इसमें रेन फेड जो जहां सिर्फ बरसात के तहत जैसे अपना बाजरा है, उन एरियाज की कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, इस पर भी काम किया जाएगा। काम कैसे किया मतलब जाएगा? राजस्थान का जो बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र के लिए ये प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट ये प्रोग्राम है, हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम है पेरा मोरेग्रेट कृषि विकास योजना। ये है जी पारंपरिक कृषि विकास योजना। अच्छा, पारंपरिक नाम तो नहीं, नाम इसमें परम परम ग्रेट कृषि योजना ऐसा नाम है। चलो आप जो भी है। हाँ, ये पारंपरिक कृषि योजना है। हाँ, पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं हम, उसकी भी विकास योजना इन्होंने लेकर के आए हैं। इसको PKVY बोल रहे हैं। जो इसमें क्या किया जाए कि जो हमारी पारंपरिक तरीके से हम जो खेती करते आए हैं उसका विकास कैसे हो, उसको विकास के लिए हम क्या क्या पैसा दे सकते हैं। ये अपने यहाँ क्या थोड़ा सा कम है, ये नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, कि वो पारंपरिक, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ इसमें नॉर्थ ईस्ट का क्या करते हैं वो, कि अदरक वो लगाते हैं तो 50 ग्राम का बल्ब लगाते हैं, नीचे जो गांठ लगाते हैं 50 ग्राम की गांठ लगाते हैं, और लगानी भी चाहिए 50 ग्राम की गांठ। पर वो जब अदरक लगाते हैं तो उस वक्त अदरक जो है शुरू में लगा देते हैं तो सस्ती रहती है, तो वो क्या करते हैं 200 ग्राम की गांठ लगा देते हैं वहां। 200 ग्राम की गांठ लगाने पर क्या करेंगे, बाद में उसको काट लेंगे, बाद में जैसे जैसे पौधा बढ़ जाए, बड़ा हो जाएगा, बाद में जब उस वक्त अदरक की उपलब्धता भी नहीं है फसल की, उसको काट के वो बेच देते हैं फिर मार्केट में 200 ग्राम को। उसको बोलते हैं माऊ माऊ अदरक। तो वो अदरक जो है वो बोलते हैं वैज्ञानिक तो बोलते हैं गलत कर रहे हैं जी, क्या गलत कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं है। ये अदरक जो काटना, अपने बीज काट दिया, इसने ऐसा काट दिया। पर किसान की देखिए देखिए वो क्या करता है कि वो उस अदरक को फ्रेश रखता है, 200 ग्राम अपनी अदरक को उस पौधे के नीचे ही, पौधा भी निकल जाए उसमें से बीज, और वो 200 ग्राम जब खूब महंगी अदरक होती है तो वो निकाल करके उसे बेच देता है। तो ये उनका पारंपरिक कृषि का तरीका है। तो पारंपरिक कृषि इस तरह की योजनाओं को भी विकास को, इनका भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, इस तरह का रहेगा। हाँ सर, अगली योजना है चौथी, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। ये वो पराली वराली का कंसेप्ट तो नहीं है क्रॉप रेजिड्यू में? ये मैकेनाइजेशन है, इसमें लिखा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। सबसे बड़ा तो आजकल लोगों को पराली ही है, सिर्फ पराली नहीं, अब अगर मान लीजिए कपास के बाद बंसटी बच गई, बंसटी को भी आप कैसे मैनेज करें। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो बंसटी कपास के बाद आपने रख दी और लकड़ी जलाने के लिए यूज करते थे, पहले इस्तेमाल करते थे लोग ज्यादा, अब उसको इतना इस्तेमाल लकड़ी जलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। पर वो क्या है कि अगर मान लीजिए खेत के कोण में पड़ी रहती है तो वो पिछली सुंडी, लाल सुंडी, गुलाबी सुंडी जो भी आती है, उसका भी सोर्स है। अब के नई फसल आएगी तो उसमें रहेगा, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि वो है, अगर आप नई फसल आए तो उसमें से वहां से ना आए जो छुपा है, कुछ ऐसे हैं। तो सरसों की बस जो है नीचे की लकड़ी बच जाती है, जो कि किस खाने के काम तो नहीं आती, लोग जलाते हैं, उसमें ज्यादा एफिशिएंसी, बर्निंग एफिशिएंसी भी नहीं रहती। तो ये सब चीजें, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे इनको वापस किया जाए,
चाहे बेशक उससे खाद बनाई जाए, बेशक उससे गैस बनाई जाए, कुछ लोग कहेंगे ऐसा करना चाहिए। प्लस जैसे कुछ लोग जला देते के अंदर ही पराली को खेत में जलाएं तो उसका मैनेजमेंट कैसे हो? उसको निकाल करके अब इन्होंने बायोइथेनॉल प्लांट्स बना दिए हैं रिफाइनरी ठीक के है, साथ-साथ। नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इंक्लूडिंग MIF। MIF का मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि जो इरिगेशन है उसमें ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना, ताकि आपके कम पानी के साथ भी उसको आप जो है ज्यादा प्रोडक्ट ले पाए। वैसे भी कुछ लोग इसका बड़ा थोड़े दिन पहले हवा उठा कि 1 किलो चावल बनाने के लिए हम लगभग 2000 लीटर पानी फ्लड इरिगेशन से जो करते हैं उससे लगा देते हैं। अगर उस 2000 लीटर पानी की अगर आप कीमत भी 5 रुपए 10 रुपए मानो तो कितने रुपए का तो आपने पानी इस्तेमाल कर दिया और स्वच्छ पानी इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह का जो है प्रकृति का दोहन ना होकर के कम रिसोर्सेज के साथ, कम पानी के साथ ज्यादा उगाया जाए, तो उसमें ये ड्रिप इरिगेशन हुआ, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत लेके आना चाहते हैं। अभी एक इंग्लैंड के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि आप AI जो आप देते हैं, सोलर सिस्टम देते हैं, सोलर सिस्टम के साथ मशीन दे रहे हैं, उसके साथ ही अगर आप कोल्ड स्टोर दे दो जो सोलर सिस्टम पे चले, ताकि आपका जो सोलर सिस्टम इतने दिन आइडल पड़ा रहता है, खाली रहता है, वो उसमें उस कोल्ड स्टोर पर भी काम आए, साथ में वहीं की वहीं, और आप जो वैल्यू चेन एडिशन है वो बढ़ जाए। प्लस दूसरा आपने इरिगेशन के तहत कम पानी निकाला, कम पानी निकालने के बाद उसी पौधे को ही पानी दिया, पानी पौधे को देने से जो आसपास है खरपतवार भी नहीं होगी और उससे आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कर रखा है। इसमें कुसुम योजना के तहत भी पैसा दिया जा रहा है, किसानों को 70% तक सब्सिडी दी जा रही है उसमें, तो उसमें काफी इसमें है। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी इनकी योजना है। एग्रो फॉरेस्ट्री में भी ये चीज चल रही है कि जैसे आप जो है कुछ फॉरेस्ट लगाएं अपने जमीन के ऊपर, जैसे पाम ऑयल का भी बात चल रहा है कि पाम ऑयल में रहेगा, है ना, तो ताकि आप वहां से वैल्यू एडिशन जो है प्रोडक्ट्स ले सकें, चाहे वो लकड़ी के रूप में हो, चाहे वो आपका किसी प्रोडक्ट के रूप में हो, उसमें आप जो है कुछ खाली जमीन पर फॉरेस्ट वन लगाएं और वन विभाग के तहत ये काम करेंगे। हाँ, वो कार्बन क्रेडिट भी उनको मिलता रहेगा। गुजरात में ये मॉडल किया। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम से भी हरियाणा में मक्का लगाने की बात आ रही है कि चावल की जगह धान की जगह मक्का लगाओ, धान कम से कम उगाओ। और अभी तक तो क्या था कि लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया था। इसमें क्या किया गया था कि अगर आप मान लीजिए मैं इस साल मैंने धान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 10 एकड़ का लगाया है और मैं इस साल अगले साल में वो नहीं लगाता हूँ उस 10 एकड़ में धान, तो मुझे 7,000 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वो इसमें फंड्स आ रहे हैं। पर लोग इतने इंटेलिजेंट वो क्या करते हैं कि जी लगाना तो 10 एकड़ ही है, पिछले साल यहाँ लगाया था, इस इनमें लगाया था, अगले साल दूसरे का मेरी फसल मेरा में किले का नंबर भर देते हैं, है ना, तो वो अलग अलग नंबर भर के कर लेते हैं। पर फिर भी ये एक अच्छी योजना है इसके तहत कि अगर आप मान लो सोचते हो कि धान से आपको ज्यादा पानी हो ही रहा है, आपको ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको 7,000 रुपये पर एकड़ का बोनस मिल जाएगा अगर आप अपने गेहूं धान से थोड़ा सा हट करके कोई और क्रॉप लगाते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए आ रहा है। अन्य 8वां है RKVI DPR कंपोनेंट। इसका तो मैं ही बता दूं कि DPR का आप जो है DPR बनाओ स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद में हमारे से कुछ फंड ले लो और हम जो है फंड के मार्फत आपको जो है DPR स्टेट गवर्नमेंट को बनाने की बात कही है, तो वो कोई योजना वाली बात नहीं कर सकते। इसको DPR बना के स्टेट गवर्नमेंट देगा। लास्ट है इसका इसमें अनुमान DPR में बताता हूँ एक बार। DPR में क्या है कि DPR का मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। मान लीजिए ऊपर आपके जितने भी स्कीम है इसमें से आपका क्षेत्र कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं आता है, तो आप एक DPR बनाइए कि जी इसको भी इन स्कीम में लेके जाए
और इसमें भी पैसा डाला जाए। तो इसमें डीपीआर में भी डाला गया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हरियाणा में स्ट्रॉबेरी नहीं हो सकती, अरे पूरे भारत में 90% स्ट्रॉबेरी हरियाणा में होती है। स्ट्रॉबेरी के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, तो और वो हमारे गांव के चारों तरफ होती है, तो वहां क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रॉबेरी आपको ट्रांसफर भी करनी है, बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट है कि दिन में खराब हो जाएगा, तो ये ऊपर तो आया नहीं, क्योंकि अपने अपने उसके लिए दे रहे अलग सी चीज। वहां के लिए क्लस्टर प्रोग्राम बनाया गया कि भाई यहाँ 4-5 गांव 10 गांव है, यहाँ आया गया यहाँ स्ट्रॉबेरी होती है, तो यहाँ स्ट्रॉबेरी प्रोसेसिंग के लिए 5 करोड़ रुपए जाए। तो 5 करोड़, खैर आपस में लोग लड़ पड़े कि 5 करोड़ एक क्यों मिले, आपस में किसी को अलग अलग मिले, वो लड़ाई आपस में उन्होंने शिकायत बची और इस वजह से खड़ा हुआ। पर वो डीपीआर के तहत आया कि आपने डील प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी कि हमारे यहाँ इस चीज की अलग फसल होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए भी पैसा दिया जाए, कंपोनेंट दिया जाए। लास्ट है एक्सेलरेटर फंड फॉर द एग्री स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर के स्टार्टअप के लिए भी इसमें से ये 1,01,321 करोड़ के फंड का मैंने वर्णन किया है। अब मैं डॉक्टर साहब बोल जाते हैं इस पे 9th पे, तो फिर मैं आप लोगों को लेऊंगा एक दो जो भी हैं उसमें 2-3 सवाल हमारे सामने खड़े करके। और डॉक्टर साहब एक्सेलरेटर स्टार्टअप के मामले में आपको कोई ध्यान है क्या? हाँ जी, इसमें क्या है कि हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर में जहां आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी और आपको लोन वगैरह दिलाया जाएगा। लोन जो है वो नाबार्ड से या इस तरह के बैंकों से दिलाया जाएगा। वो लोन का क्यों रखा गया है, ताकि आपकी ऑडिट हो सके। ऑडिट के तहत बैंक को इन्वॉल्व किया गया है, तो उसमें फंड मिलते हैं। जैसे एक पहल फंड, एक स्कीम आती है पहल, कि आपके पास एक आइडिया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी आप एक कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और अच्छा आइडिया है, नोवल आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है, तो आपको 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा कि हाँ आप उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके लेकर के आए। जब आप और रिफाइन करके लेकर आते हैं तो फिर एक सफल प्रोग्राम के तहत 25 लाख रुपए का और फंड है, इसमें फिर से 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कि वो फंड्स हैं, वो लोन नहीं है, वो टोटल आपको जो है पैसा दे दिया जाता है। तो वो पहल और सफल में 35 लाख रुपए के आसपास की योजना रहती है उसमें, और एक फिर 15 लाख रुपए एक और उसमें इन मनी है। तो 50 लाख रुपए जो है फंड के रूप में आते हैं, जो आप ले और उसको अपने कोई भी एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट को यूटिलाइजेशन करने का काम कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूँ कि जी मैं तो पराली से ना गत्ते बना दूंगा, पराली से गत्ते बना दो, एग्रीकल्चर है बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप है, और एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप तो फैक्ट्री लगाए रहे, अभी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो कोई आप नया काम नहीं कर रहे, तो मुझे वो पहले वाला काम नहीं मिलेगा। मैं कहूँ जी मैं इस पराली से ये डिस्पोजेबल कप्स और ये क्रॉकरी बना दूंगा, खाने की कटलरी बना दूंगा, तो मुझे उसका सफल और पहल में पैसा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बाकी साथियों के साथ में अब मैं डिस्कशन के लिए लाऊंगा। सेकंड नोट है वो सेकंड एरा में लेंगे। हमारे बीच आरके जी जुड़े हुए हैं और कुछ एनवायरमेंट के रूचन जी भी जुड़े हुए हैं। ये 9 योजनाएं भारत सरकार कह रही है कि हम किसानों की बल्ले बल्ले कर देंगे, फार्मर की इनकम भी बढ़ा देंगे और फूड सिक्योरिटी के लिए कर देंगे, लेकिन बजट 1,01,321 करोड़ का दिया है। और ये हम 5 साल की अगला जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नाम से हेडिंग है इसका, इस तरह से ये विकास की एक कड़ी है। अगली 9 योजनाएं जो है कृषि उन्नति योजना है, उसको उन्नति कैसे करेंगे उसका हम डॉक्टर साहब के साथ में इसी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आरके जी, आप इनकी योजनाओं को आपने सुना, आपके कमेंट 2 मिनट में आप। देखो एक बात है, जैसे एग्जांपल 5 के मिनट लिए के अंदर अंदर आप इसको कहें कि फंड की प्रॉब्लम दूसरी फीड वाली बात, कोई बीच में बोल रहे हैं वाली बात, फीड तो फिर हमारे जो है, मैं नागौर में जाइल तहसील, वहाँ पे हमारा सारा रेनफील्ड ही है, और उसमें जो परंपरागत जो खेती जिस तरीके से होती थी चीजों के साथ, वो तो ठीक तरीके से हो रही है, लेकिन जैसे ही केमिकल खेती आई, मूंगों में खरपतवार नाशक और यूज किया गया, तो अब रेनफेड वाला एरिया जो है वो बिल्कुल वीरान होता जा रहा है।
अब यहाँ पे इन्होंने कहा तो है कि डिग्गी बनाओ, और डिग्गी के ऊपर अभी हमने एक डिग्गी बनाई, मेरे एक पोते ने, बहन के पोते ने डिग्गी बनाई, बहुत बड़ी डिग्गी बनाई, और डिग्गी बनाई, लेकिन उसमें इतनी बारिश के बावजूद भी इंटेंसिटी इतनी थी, वो डिग्गी भर नहीं पाई। डिग्गी का भी खर्चा हो गया। फिर कहा ये पौधे लगाओ, वन विभाग वालों से लाके वो पौधे भी लगाए, वो भी कुछ भी नहीं हुए। तो ये कहने का मतलब है पूरी टोटल इनकी योजनाएं कोई कामयाब धरातल पे तो हो नहीं रही। हाँ, कुछ जगह हो रही होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन खास करके मैं एक ही योजना के बारे में बोल रहा हूँ, रेन फीड योजना जो है वो तो इनकी कामयाब नहीं है। धन्यवाद। हाँ रूपचंद जी, आप क्या कहें? कुछ एनवायरमेंट की बात भी है, कुछ बजट की बात भी है। बजट कितना सीमित है, 1,000 के अंदर 9 योजनाओं को किस तरह से कवर करेंगे? 9 क्या 18 योजनाएं हैं, अगली योजनाएं भी शामिल हैं, तो ये है। अब इसके अंदर आपकी क्या कमेंट रहेंगे? आपको नमस्कार, मैं बात करने के काबिल में बस में हूँ, मैं छोड़ूंगा इसको, मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। चलो ठीक है, घनश्याम जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें। मैं तो सुनने के ही मूड में हूँ साहब, कमी है, बाकी ये बजट तो कुछ भी नहीं है। चलो हाँ, वो बजट ना कुछ नहीं है, ये के बात बराबर ठीक है, लेकिन योजनाओं के हेडिंग तो योजनाएं- अच्छे है ना, कम से कम नहीं, ये बात हेडिंग योजनाएं- पे करो, बजट के ऊपर अपन नहीं करें। मान लो हेडिंग पे करें कि क्या ये कृषि केमिकल या उस खेती की तरफ ही बढ़ रही है, या ऑर्गेनिक का फंडा अभी तक इसमें रेन फेड वाले मैटर को छोड़ दें। सॉइल हेल्थ भी ठीक है, एग्रीकल्चर ये रेजिड्यू मैनेजमेंट भी ठीक है, पर ड्रॉप वाला मामला है तो वो इंडस्ट्री को प्रॉफिट दे रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट में कुछ है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्टर साहब ने बताया ही था। डीपीआर बना करके भी अपन कुछ बातें कर सकते हैं, तो डीपीआर के लिए अपन लोगों को जो भी एक्टिविस्ट है उनको करना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट बचने की भी बात आए उसमें, या कुछ और हम बात को बता सकें कि भैया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर ये चीज आप इन्वॉल्व करिए, ताकि ये एक चीज है जो एनवायरनमेंट के कंसर्न भी रहेगी, और भी कोई बात है जो इसके अंदर उभर के आएगी। नहीं, ये हेडिंग और उस हिसाब से तो मतलब कोई डिस्कशन हो ना, गवर्नमेंट समर्थक और विरोध का, कृषि के समर्थकों का और सरकार के समर्थकों का, तो उसमें ये तर्कों में तो ये सारे डिस्कशन बहुत बढ़िया है, योजनाएं वगैरह, और हराया जा सकता है। ग्राउंड में कुछ भी नहीं लगता मुझे। नहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना कि कुछ बातें ऐसे हैं कि वो मतलब क्लस्टर फॉर्म भी बनाएंगे, मार्केटिंग क्लस्टर, वो बात कॉर्पोरेट के मुट्ठी में देने की भी है प्राइमरी प्रोड्यूस को, ये भी इसमें झलकता है। हाँ वो है, थोड़ा और सुनेंगे सर इस बारे में हम सुनेंगे बजट को। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए डॉक्टर। पर स्टॉक मोक के तहत आपको जो सब्सिडाइज मिलती है, अगर आप ड्रिप लेते हैं तो ठीक है, सब्सिडी डायरेक्ट कंपनी को जा रही है, कंपनी तो होगी फायदे में। पर अगर ड्रिप के लिए किसान के पास, जैसे हमने बताया आर के जी ने कि इन्होंने इनको मिला रेन डेवलपमेंट एरिया के लिए डिग्गी बनाने की योजना के तहत 5 एकड़ में, शायद उसमें अगर हॉर्टिकल्चर हो कुछ ऐसा, तो हरियाणा में तो ऐसा है कि 5 एकड़ के आसपास हॉर्टिकल्चर है, तो उसमें आप एक अपना वाटर स्टोर करने के लिए जगह बना सकते हैं। तो वो वाटर स्टोर करने के लिए जो उसकी जो 80% सब्सिडी है वो पैसा गवर्नमेंट दे रही है इस स्कीम के तहत। अगर मान लीजिए ये किसान को खुद से इनके पैसे से पूरा लगाना पड़े तो कितना पैसा लग जाएगा? अभी ठीक है कि थोड़ा पैसा लग रहा है 20%, तो ठीक है। मान लीजिए 10 हॉर्स पावर की मोटर ली सोलर सिस्टम के लिए लिया, तो मुझे 1,20,000 रुपए में वो 10 हॉर्स पावर की गवर्नमेंट ने दिया, हॉर्स पावर की सबमर्सिबल की मोटर दे दी और मुझे सोलर सिस्टम दे दिया, और 1 एकड़ का 10,000 रुपए में जिसकी 40,000 रुपए कीमत थी वो उसका ड्रिप दे दिया। तो अगर मैं उससे अपनी कोई फसल लगा सकता हूँ तो वो मुझे सहायता के रूप में है। अगर मुझे वो सहायता नहीं लगती ज्यादा अच्छी तो रहने दूंगा कि ठीक है, नहीं ऐसा लग जा रहा है, पर मुझे लगी तो मैंने वो ली। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब हैंड रेज कर रहे हैं डॉक्टर, तो मैं उनको ले लूं और फिर मैं सेकंड में जाऊंगा। मेन बात है कि बजट बहुत कम है, ये जितने हेडिंग है ना
ये चीजें दिखने में ठीक है, लेकिन बजट तो बहुत सीमित है। इस बात को तुम डॉक्टर साहब संक्षेप में बात रखो। ये जो ड्रिप इरिगेशन की बात करें, 12,000 में कोई कंपनी सीधे दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 40,000 का है तो उसमें 30,000 की सब्सिडी दे रहे हैं, 10,000 में ये दे रहे हैं, तो मतलब ये सब्सिडी का पैसा सीधे सीधे कंपनियों की जेब में जा रहा है। किसान को तो भाई वो सीधे मार्केट से खरीदे तो 12,000 मिल जाएगा। आपको ये सरकार कह रही है कि आम खाने हैं या गुठलियां गिननी है, आम को आपको तो ड्रिप मिल गई ना, वो पैसा किसका था, कहाँ से आया? अगर वो सब्सिडी के मार्फत ली जाए तो 10,000 में पड़ेगी, डायरेक्ट बाजार से 12,000 मिल रही, जबकि कंपनी के नाम पे 40,000 का बिल कट रहा है। भाई किसान उस तरह से तो एंट्री नहीं कर पा रहा है ना, वो मार्केट के सिस्टम में एंट्री नहीं कर पा रहा, वो तो खेत में जा रहा है। ये जो सिस्टम पूरा बना है कंपनी के लिए बना है, सरकार कंपनी के खाते में क्यों देती है? सारा डॉक्टर साहब आप बात कह रहे हो, लेकिन अपना माइंडसेट कंपनी का नहीं है। हम लोग कंपनी के माइंडसेट से नहीं करते हैं, सिर्फ खेत में फावड़ा लेके काम करने वाले लोगों का माइंडसेट है। और सरकार ये कहती है कि इस माइंडसेट को बढ़ाओ, आप कंपनी बढ़ाओ, आप सिस्टम से एंटर पढ़ो। अब आपको खेती करनी है तो यही तरीका है कि योजनाएं है, इसमें ले लो और हम आपको देंगे। अब मैं चला रहा हूं अगली, ताकि उसमें कोई ठीक डिस्कशन हो जाएगा, हमारे पास टाइम भी मैनेज रहेगा। ये जो योजनाएं हैं वो अपने आप में यूनिक योजनाएं हैं और इसमें कॉर्पोरेट का बड़ा जमेला है। किसान उन्नति योजना नाम दिया इसका, कृषि उन्नति, किसानी कृषि उन्नति योजना। तो पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। अब इस मामले में किसान कहाँ है, कॉर्पोरेट कहाँ है, फूड न्यूट्रिशन के लिए फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है? तो डॉक्टर साहब पहला टॉपिक है, इस पे आप संक्षेप में रखें ताकि 9 टॉपिक हम प्रॉपर कर सकें, लोगों के चिंतन भी ले सकें। आप संक्षेप में नेशनल फूड सिक्योरिटी का मॉडल तो लिया, लेकिन न्यूट्रिशन मिशन के तहत क्या कहना चाह रही है सरकार और क्या योजना है ये? इसमें देखिए फूड सिक्योरिटी का है कि जैसे अभी बात चल रही थी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके तहत कुछ जो दूसरे एरिया हैं जहां फसल कम होती है उनके डेवलपमेंट की बात भी चल रही थी। तो उसमें अगर जितना ज्यादा पर हेक्टेयर यील्ड जो है, मैंने बताया कि अभी लोग चाहते हैं कि मान एक इसी में इन योजनाओं में एक है सीड्स ऑयल के तहत योजना, इसमें कि 10,000 करोड़ के थोड़ा सा ज्यादा 10,000 करोड़ से ज्यादा थोड़ा सा पैसा डाला गया है। उसमें यही है कि मान लीजिए पहले हमारे पास 29 मिलियन हेक्टेयर में हम लगाते थे जो तेल की फसल थे, अब वो 33 मिलियन हेक्टेयर में लगवाएंगे जी, ज्यादा देंगे। कैसे लगवाओगे ज्यादा? कैसे लगवाएंगे ज्यादा? सब्सिडाइज सीड देंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडाइज सीड देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रिप देंगे या उसके सिंचाई के साधन देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने का, उसको एमएसपी पर खरीदने का वो देंगे, प्लस उसमें जो पीएम आशा नाम से योजना है, उसमें अगर आपको कुछ और पैसे की जरूरत है तो उसका भी भावांतर भी डालेंगे। तो उनके तहत वो क्या सोच रहे हैं कि जी अगर ऐसा हो जाता है, और दूसरा तो हम इसको जो हमारे पास 12.7 मिलियन टन तेल अभी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, 5 साल में उसको 12 से 20 मिलियन टन जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हमने 10,000 करोड़ पे डाला है इसमें। तो वो जो 10,000 एक कंपोनेंट में डाला है, उसी का नाम है कि आपने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी लोगों को दी है, फूड सिक्योरिटी, कि आपने ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया किसानों, उसके तहत जो भी मिशन दिया गया, तो उससे फूड सिक्योरिटी आई। साथ साथ जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू रिसर्च कर बायो फोर्टिफाई कर भी जो है डाला जाएगा, तो वो अलग से एक योजना है जिसमें कहा गया है कि भाई जो धान या चावल जो है फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, जो भी चल रहा है कि जो 5 किलो अनाज का कार्य चल रहा है उसमें फोर्टिफाइड राइस भी जाएगा। वो अब 2028 तक कर दिया गया है उसमें इनको, तो जुलाई 2024 से और एक्सटेंड उसमें पैसा इसी में डाला गया। जो आप 1 लाख करोड़ बता रहे हो, वो पैसा भी इसी से निकलेगा। तो जो कंसर्न है कुछ लोगों का कि पैसा तो बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम है, इससे काम चलने वाला तो है नहीं, पर जो बड़ी बड़ी बातें करी गई हैं, जो डायरेक्ट जो फैसले लिए गए हैं, जो जनता तक पहुंचा जाए कि किसान को उसकी सब्सिडी ना दे करके लोगों को दिखाया जाए कि लो हम आपके अनाज में दे रहे हैं आपको,
उसमें ये पैसा जा रहा है ना। तो ये जो कृषि उन्नति योजना जो है, जो थोड़ा उसमें डायरेक्ट जो लोगों को पैसा पहुंचे उसमें दिख रहा है, तो फूड सिक्योरिटी और फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। 45 ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरी जो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल है। पाम ऑयल में हमारे एनवायरमेंट का लोगों का है कि इन्होंने पेड़ काट करके पाम के पेड़ लगा दिए 60,000 हेक्टेयर के कहीं। तो ये पाम ऑयल का जो गोरखधंधा शुरू हुआ है, इसको अपन कैसे देखेंगे? इन्होंने मिशन के रूप में लिया है, सब्सिडियां भी है, क्लस्टर भी बनाए हैं। उस तरीके से पाम ऑयल का कितना फायदा है जनता को, उसके हिसाब से ऑयल की जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर भी है। क्योंकि अगला टॉपिक है ऑयल सीड पर, तो दोनों को हम साथ लेते हैं। पाम ऑयल वाला भी है, ऑयल सीड का है। तो ऑयल सीड में भी ये बीज देंगे या तिलहन और सोयाबीन और इस तरीके से काफी कुछ लिए हैं कि भाई सूरजमुखी और ये, तो इसको हम जो है वो मिशन के रूप में ले रहे हैं। मिशन है पाम ऑयल का, मिशन है ऑयल सीड का। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी 1-2 मिनट की टिप्पणी आप दें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अभी यहाँ हैं, हमें इस बारे में भी डिस्कस करना चाहिए कि किसान को इससे कैसे फायदा पहुंच सकता है। इस योजना से किसान को इस योजना से ऐसे फायदा पहुंच सकता है कि वो, अब मैं कहूँ कि जी मैं सरसों लगाता हूँ 10 एकड़ में और मैं उसका तेल निकाल करके मैं बेचूंगा बोतल करके, तो ऐसा थोड़ा सा टफ काम है ना, बेच नहीं पाऊंगा वो काम। तो क्या खेती करूं या वो तेल निकाल करके बेचूं? इसमें योजना में जो है ये तेल निकालने वाला है भाई, इसको डाला गया है। तेल निकालने के लिए अगर कोई लगाते हैं, एफपीओ बनाते हैं जिससे कि आपकी मार्केट की लिंकेज होगी। प्राइस पुट मैंने बताया कि 3 भाषा के तहत मिल रहा है। क्लस्टर बेस्ड ये है कि भाई मान लीजिए यहाँ ज्यादा मूंगफली रहती है आपके एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां से आपकी मूंगफली का छिलका कैसे उतारा जाए, मूंगफली को प्रोसेस कैसे किया जाए, कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, उस तरह से लगा सकते हैं। तो वो लगा सकते हैं और उस क्लस्टर में एक एक प्लांट लगाने के 5-5-10 करोड़ रुपए आ रहे हैं क्लस्टर के ऊपर, वो सरकार देती है। पर हम लोग क्या करते हैं, खुद उसमें झगड़ते हैं। मान लीजिए आपने एफपीओ बनाया और मुझे भी मेंबर बना लिया, तो मुझे लगा 5 करोड़ रुपए तो फंड आ रहा है। वो नहीं है, लोन नहीं है, फंड है पूरा का पूरा। तो 5 करोड़ रुपए तो हनुमान जी ले जाएंगे, मैं क्या लूंगा? तो मैंने हनुमान जी की शिकायत कर दूंगा, जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं वो गलत जगह है, ये हमारे साथ नहीं है, ये यूं इस तरह कर रहे हैं, इन्होंने झूठे सदस्य बना लिए हैं एफपीओ करके। तो वो ना करके अगर कोऑपरेटिव सिस्टम ठीक से चलाया जाए, जैसा कि चला रहे हैं लोग, तो एक हमारा क्लस्टर में एक अच्छे से एक आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। बेशक वो एक आदमी है, वो 10 आदमी मिलकर के करें, पर वो कर सकते हैं। दूसरी तीसरी चीज क्या है इसमें, वो इसमें पैसा डाला गया है उन्होंने। अब आप जो कह रहे हैं कि पाम ऑयल खाने में ठीक है कि नहीं है, नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पाम ऑयल खाने में बिल्कुल भी सही नहीं है। पाम ऑयल का क्यों आया? क्योंकि इंडस्ट्री जितनी बेस्ड है, फूड इंडस्ट्री, चाहे वो नूडल इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी भुजिया की इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी कोई भी और फ्राइंग प्रोडक्ट्स में भी किसी में इंडस्ट्री आ रही है, वो चिप्स की इंडस्ट्री है, तो वो यूज करते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है आरबीडीओ जिसको बोलते हैं, ये रिफाइंड डिओड्राइज्ड ऑयल, जिसका कोई रंग नहीं होता, जो अपनी स्मेल नहीं छोड़ देता उसको प्रोडक्ट को, और वो यूज करते हैं बिल्कुल उस प्रोडक्ट को। सस्ता मिल रहा था अभी मलेशिया से, उधर से। उन्होंने डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में क्या किया कि वो वहां से देना बंद कर दिया, तो इंडस्ट्री तिलमिला उठी कि अब लेंगे क्या। तो इंडस्ट्री तिलमिला उठी, तो उसमें जो है कि आगे ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ अपने भारत में ही पाम ऑयल बनाने के लिए पाम्स लगाए गए हैं। तो लास्ट ईयर 2 साल पहले, पिछले साल इसमें काफी पैसा डाला गया फंड्स के तहत, किसानों की योजना के तहत, और कुछ दूसरे फॉरेस्ट को बढ़ा करके उन फॉरेस्ट में वहाँ पाम के फॉरेस्ट लगाए गए पाम ऑयल के लिए। वो ठीक नहीं है। खैर, इस बार इस बजट में जो 3 अक्टूबर 2024 को भी इन्होंने एक निकाला किया, उसमें सीड ऑयल के ऊपर भी अभी बात करने की बात चल रही थी, जिसमें कि 10,121 करोड़ के आसपास पता नहीं कितना कुछ डाला है, पैसा डाला है।
और उसमें यही सोचा है कि जो हमारी एरिया को बढ़ा देंगे, सब्सिडाइज सीड देंगे। अभी 4,000 टन शायद हरियाणा अलग अलग क्लस्टर्स में आया है सरसों का सीड, जो कि सब्सिडाइज के तहत एडीओ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद यही क्लस्टर बेस्ड जो वहाँ बन जाएगा उगेगी, तो उसका एक क्लस्टर बना करके इंडस्ट्री एक्टर लगा करके ताकि वो निकाल सकें तेल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं नेक्स्ट योजना ले रहा हूँ, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ये जितने भी मिशन है, पाम ऑयल का मिशन है, सीड का मिशन है, हॉर्टिकल्चर के लिए मिशन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है। ये जितने भी मिशन है, इसमें माइंडसेट ये है कि आप अपने आप को इंडस्ट्री या कंपनी या कॉर्पोरेटिव, इस माइंडसेट से आपको झुकना पड़ेगा, उस लाइन में आना पड़ेगा आपको। उसमें आप नहीं आते हैं तो ओड मैन आउट के तहत आप खेत में जो पहले योजनाएं मैंने की थी उसमें आप अपने आप को स्थापित कर लो। अब किसानों को ये बात सोचना है कि पहले 9 योजनाएं जो थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं थी, जहां किसान को डायरेक्ट टच कर रही थी, कहीं न कहीं कर रही थी। ये जितने भी मिशन है ये इंडस्ट्री बेस है, कोऑपरेटिव बेस है, कॉर्पोरेट बेस है, कंपनी बेस है। तो यहाँ पे किसान कैसे एंटर हो, ये दूरी रहेगी हमारे डिस्कशन के अंदर। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर में डॉक्टर साहब आप 1-2 मिनट में कहिए, फिर सब में काफी पैसा आया हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में कि कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर सब्सिडी आई है हॉर्टिकल्चर के लिए। अगर आप लगाते हैं तो आपकी इरिगेशन सिस्टम के लिए सब्सिडी आती है। और दूसरा, अगर हॉर्टिकल्चर में कुछ लगाते हैं तो उसके एमएसपी या कुछ बुकिंग करते हैं तब भी उसमें भी कुछ सब्सिडाइज और कुछ फंड्स आते हैं। इसमें तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है अफसरशाही के। वो क्या करता है कि जी मान लीजिए 10-10 हजार रुपए आने हैं अकाउंट में, और 5 किसानों ने 10-10 हजार रुपए के लिए उसके लिए अप्लाई किया है कि मैंने ये 1 एकड़ में जो है अपना हॉर्टिकल्चर का फार्म इस बार लगा दिया है और मुझे इससे पैसा नहीं मिलेगा। पैसा है, सरकार से भी पैसा लगाया गया है, मुझे फसल नहीं हुई ना इस साल, पहले साल तो फसल नहीं हुई पहले साल, तो मुझे मेरा परिवार क्या खाएगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने शायद 10-12 हजार पर एकड़ के हिसाब से कुछ डालने का प्रावधान रखा है कि हॉर्टिकल्चर के तहत। और वो किसानों के नहीं डालता, करता है जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, डीएचओ है, कुछ ऐसा है, वो क्या करते हैं कि जी वो लगा ग्रीन हाउस की प्रोजेक्ट लेके के आएगा, उसमें डाल दूंगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि जो ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट कंपनी लगाएगी उसको 20% वो देगी जो ग्रीन हाउस लगाएगी, और उसका जो ग्रीन हाउस लगेगा वो भी जो पास करता वो पैसा देगा। मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का आया कहीं एक ब्लॉक में, 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए का ग्रीन हाउस 10 ही लोगों को लगाना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस 1-1 करोड़ रुपए के दे दिए, 10 ही तो ग्रीन हाउस 10 लोगों से डील करना है, वहां 5,000 लोगों से डील करना था कि लो जी 10-10 हजार आपके आएंगे। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो इस तरह का कोई यूज ना कर रहा हो। ठीक है, माइंडसेट की लड़ाई लगी मुझे डॉक्टर साहब, हमें माइंडसेट तो बदलना ही पड़ेगा। जो भी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, अब है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब शायद ये प्रचार, ये केवीके वगैरह हैं, ये होने चाहिए। बाकी आप बताइए इसके बारे में, ये मिशन क्या ला रहे हैं? बिल्कुल ये है केवीके वाला है कि अगर मान लीजिए कहीं आपने कोई प्रोडक्ट निकाला है, कोई वैरायटी निकाली है, तो उसके लिए आपको प्रचार करना है कि ताकि लोग ज्यादा उस वैरायटी को इस्तेमाल करके लगाएं। उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है कि ऐसे लगानी है वैरायटी। हाँ, ये प्रचार तंत्र का ये है मतलब योजना। नेक्स्ट है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए मिशन जो है ये ऑर्गेनिक के लिए, सिक्किम वगैरह तो ऑर्गेनिक है ही। अब इसके अंदर कितना बजट है, क्या है, हमारे एनवायरमेंट के साथ ही जुड़े हुए ऑर्गेनिक का क्या ढांचा है एक्चुअली? इसमें क्या है कि जी अब उन पहले से ऑलरेडी ऑर्गेनिक का काम रखा है, अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, ऑर्गेनिक के तहत सर्टिफिकेशन दे रखे हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू चेन के लिए बात कर रहे हैं कि जो वहां से आए। तो कई बार क्या कहता है कि हम लोगों ने एक बार एक उदाहरण के तहत बताते हैं, एक पाइनएप्पल
उसका पाउडर बना करके, ऑर्गेनिक पाइनएप्पल का पाउडर करके बेचना चाहते हैं कि ये दुबई में 300-400 रुपए किलो बिकेगा। तो वहां अगर मैं यही कहता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा दूध आप बना दो, ये 300 रुपए ऑर्गेनिक पूरा का पूरा, और ये बाहर जो है 400 रुपए किलो बिकेगा, 500 रुपए किलो बिकेगा, तो क्या वो अपने बच्चों को ना पिला करके बाहर बेच देंगे क्या हम? अब वहां जो सप्लाई है, वहां सप्लाई तो बाहर से करना पड़ता है दूध ऑलरेडी। वहां की जो डिमांड है, सपोज 1 लाख लीटर दूध की डिमांड है पर डे की, 1 लाख लीटर दूध से 10,000 लीटर दूध उनके पास खुद के पास है, और 10,000 लीटर दूध वो बाहर से लेते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले। तो वो एक थोड़ा सा संशय है कि यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कम है, ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है। तो उस ऑर्गेनिक का थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन डेवलपमेंट कैसे होगी, वहां से कैसे आएगा? तो वहां से 2-3 चीजें आ सकती हैं, एक पाइनएप्पल आ सकता है, एक अदरक आ सकता है। ये चीजों को तो वहां से आप ऑर्गेनिक कह के बाहर लेके आ सकते हो, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता और कोई प्रोडक्ट या स्पाइसेस थोड़े होंगे। चलो सर, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और मार्केटिंग में हमारा किसान तो है नहीं, मार्केटिंग का क्या फंडा है, क्या बजट है, क्या क्या सरकार इसमें क्या चाहती है, हमारे से क्या चाहती है? हमसे चाहती है कि जो हम अपने प्रोडक्ट हैं अलग अलग की बजाय एक जगह देखें और उसको बेचें, और इस तरह से प्रोडक्ट बेचें कि उगाएं कि हर नहीं, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ऐसी दुकानदारी तो खोला दी, लेकिन वो पर्टिकुलर 1-2 के पास में रही। अब उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया, जैसे मेरा यहाँ नागौरी मेथी के नाम से यहाँ प्रोजेक्ट है, ये चल रहा। अब इसमें क्या है कि किसान का कहीं मुझे लगा नहीं, किसान या तो माइंड सेट ही नहीं बना पा रहा। किसान का माइंड सेट एक्चुअली एक तो आपसी भिड़ंत का कॉन्फ्लिक्ट, इनको कोऑपरेटिव माइंड सेट नहीं है, कंपनी माइंड सेट नहीं है, और जब तक ये नहीं बदलेगा ना ढांचा, तब तक ये लोग बजट ले जाएंगे। तो मार्केटिंग के मामले में किसानों का, मुझे मेरी आवाज इको हो रही है, मेरे ख्याल से डबल हो रही है कुछ, या हाँ ये साइड खुला रहता है, इसके कारण से किसी का माइक खुला रहने पे इको हो जाती है मेरा। नेक्स्ट स्कीम है 8 और 9, 2 बच रही है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसके मैंने बहुत सेशन लिए, इन्होंने डीपीआई के नाम से बनाया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये बहुत बड़ा ढांचा खड़ा किया। और हम 3 साल के अंदर किसानों की खेतों का भी पता कर लेंगे, किसानों के बायोडाटा ले लेंगे। तो हम बड़े शंकित थे कि हमारे जो कुछ भी डेटा लेकर के ये क्या करेंगे, हमारी जमीन छीनेंगे या ये क्या करना चाह रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर का जो मिशन है इन्होंने डिजिटल का, तो इसके अंदर मुझे जो उसका पूरा मैंने 2-3 सेशन लिए थे पिछले इस ट्विटर स्पेस पे भी, तो कई ऐसी बातें मुझे शंका पैदा कर रही थी कि आप हमारे डिजिटल से क्या करना चाहते हो, किसान को डिजिटल से क्या मिल जाएगा। तो कह रहे हैं साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आपके पौधे के टेम्परेचर नाप लेंगे, वो नाप लेंगे, वो ठीक बात है, लेकिन मेरी जमीन के डेटा से तुम क्या करोगे? तुम्हारे को कई ऐसी बातें हमें थोड़ी शंकित पैदा कर रही थी। तो 8वां है, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? डिजिटाइजेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आप डाटा कलेक्शन तो कर सकते हैं, साथ साथ जो जैसे कभी आपको ट्यूब बनाना उसके तहत चला सकते हैं, बट अभी वो सिस्टम बहुत ही फील्ड लेवल पर काम करेगा। इसमें कैसे कर पाएगा फील्ड लेवल पर काम, क्योंकि वहां तो टेम्परेचर भी इस तरह से रहता है और हर तरह से रहता है। पर एक चीज तो देखा जाए जो मैंने खुद फील की है, कि आ ही रहा है डिजिटल इसमें, कि अगर जब भी आपके ट्यूबवेल के ऊपर लाइट आती है तो आपके पास मैसेज आता है कि लाइट आ गई जी आपके ट्यूबवेल में। 3 फेस आते हैं तो तीनों फेस का मैसेज आता है कि तीनों आ गए जी। तो आप ट्यूबवेल जो है मोबाइल से घर बैठे चला सकते हैं। और आप मान लीजिए जो अपने 3 किलोमीटर दूर है उसमें पानी लेके आए हैं दूसरे खेत से जहाँ पानी अच्छा है के वाले से, तो वहां भी आप उसको वहां अपने पुराने दूसरे खेत में रहते हुए भी चला करके वहां सिंचाई का काम कर सकते हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन जो अच्छा सिस्टम आ रहा है, जैसे अभी हरियाणा में पोर्टल का सिस्टम है। पोर्टल का सिस्टम है कि आपने क्या उगा रखा है और वो एमएसपी देगा, आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो वो चीज जल्दी जल्दी है, पहले किसान 8 दिन से पैसा लेता है, वहां से अब जल्दी आ जाता है। तीसरा है कि भाई आपको उस डिजिटल
कि क्या आपने क्या लगा रखा है, उस बेसिस पर अगर कोई सब्सिडी आनी है तो कुछ और आना है तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। लास्ट जो हमारा है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस, एग्रीकल्चर की जनगणना, इकोनॉमिक्स एंड इटेटिंग। हमारी जनगणना हो नहीं हो लेकिन खेतों वाले की जनगणना जरूर होगी, कौन क्या पैदा कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये जो उन्नति करने वाला कृषि वाला मॉडल जो है ना वो प्रो कॉर्पोरेट ज्यादा है। तो ये सेशन होगी, सेंसस भी होगी और इकोनॉमिक्स के बारे में भी पूरी डेटा आएंगे आपके पास में, स्टैटिस्टिक्स भी आपके सामने आएगी। एग्रीकल्चर के मायने इन्होंने वो भी है, दूसरे पशुपालन, फिशरीज वगैरह वो भी सारे कुछ आएंगे। अब करीब करीब हमारे पास में 35 मिनट का टाइम है, तो मैं साथियों से चाहूंगा कि हैंड रेज करे। और सरकार का ऐसा मानना है कि हम ये कृषि का ढांचा खड़ा करेंगे और ये किसान जो बैठे हैं हड़तालें करने, वहां पे मैं सेंसर टीवी सुनता हूँ, इसलिए वहां जो पैनलिस्ट थे उनसे जो जवाब तलब हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये इस लेवल तक सोच नहीं पा रहे हैं कोऑपरेटिव माइंडसेट से। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का मॉडल, आईसीए की मीटिंग इंडिया में हो रही है 24-25 नवंबर को, 3 दिन के इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की। दुनिया के करीब बहुत सारे 100-150 देश इकट्ठे होंगे और कोऑपरेटिव एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया जो है वो हमारा अध्यक्ष भी है और बहुत बड़ी इवेंट है। कुछ लोग साथी हैं जेएनयू के, मेरे को कहा भी था कि हम आपके पास आना चाह रहे हैं, तो मैं उसके रिसर्च माइंड से ये कर रहा हूँ कि हमारा माइंडसेट कोऑपरेटिव के लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि वो कोऑपरेटिव जो गवर्नमेंट गवर्नड हो, जिसकी चोटी गवर्नमेंट के हाथ में हो। जो इनकी आईसीए की डेफिनेशन है कोऑपरेटिव की वो अलग है, वो ऑटोनोमस बॉडी बोलता है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप बोलता है, सारा बोलता है। लेकिन सरकार ने ऐसा कोऑपरेटिव का मॉडल खड़ा कर दिया और उस कोऑपरेटिव के तहत ये सारे मिशन हैं, ये 9 मिशन मैंने पढ़े हैं, वो टोटल के टोटल पैक्स के नाम में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से गांव से लिंक अप होंगे, नेशनल लेवल से होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो उनको पार्ट एंड पार्सल करेगी। इंडस्ट्री, इनका एग्रो इंडस्ट्री का जो सेटअप है वो भी साथ करेगी। हम खेत में खड़े रह करके सिर फावड़ा लेकर के किसान जिंदा नहीं रह पाएगा। ये एक मॉडल इस दिशा में बढ़ रहा है। आरके जी ने अपनी बात रखने के लिए कही है। आरके जी आप 5 मिनट 7 मिनट जो भी आप लें, हमारे पास 35 मिनट है। जो भी साथी है हैंड रेज करें और अपनी से कोई सवाल बनता है तो पूछते रहें। धन्यवाद हनुमान जी। मैं तीनों पर बोल रहे हैं। एक तो पाम ट्री की बात की आपने। हम केरला में गए थे, वहाँ पाम ट्री के लिए उन्होंने पूरा एक क्लस्टर तैयार कर रखा है और पाम ट्री की हालत हो गई है जो अफ्रीका से टाइगर लाए वो वाली। कुछ जगह तो अफ्रीका के जो टाइगर ला करके यहाँ मौत हुई ना, वैसे ही पाम ट्री लाए। तो फिर सबसे पहले क्या किया, त्रिशूर के पास में नीचे के जंगलों को साफ किया, बहुत अच्छी तरह से उनको पहाड़ियों को टोटल साफ कर दिया। तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको टोटल खत्म कर दिया। वहां के लोकल लोग भी उन्होंने विरोध किया, विरोध माना नहीं और वो पाम ट्री लगा दी। पाम ट्री लगा दिए, कहीं कहीं तो हो गए और कहीं तो बिल्कुल ही वहां, क्योंकि वो क्लाइमेट जो वहां इंडोनेशिया में वहां पाम ट्री होते हैं वो क्लाइमेट उनको मिला नहीं और वो खत्म हो गए। तो यानी इनका ये योजना जो पाम ट्री की योजना है कहाँ तक सफल होगी मुझे नहीं पता। दूसरा, आप सिक्किम के बारे में कह रहे थे। सिक्किम हम गए थे, कैसा भी ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम की सारे के सारे गेहूं, चावल, ये सारे सब्जियां डेली बाहर से ट्रकें आती हैं। वहां पे ऑर्गेनिक के नाम पे से क्या कर रखा है, पहाड़ियों के अंदर छोटे छोटे जो गांव हैं उनके अंदर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और हैं, वो जो अपने बीज उगाते हैं उसमें केमिकल नहीं डालते, ये बात ठीक है। और वहां से टमाटर लाते हैं तो कितना टमाटर, 2 किलो टमाटर, 4 किलो भिंडी, 2 किलो आलू, 2 किलो गोभी, इसकी छोटी छोटी हर गांव में सड़क के किनारे उन्होंने मंडियां बना रखी। वहां से आप खरीद के ले जाओ। इसको नाम ऑर्गेनिक दे दिया क्योंकि वहाँ खेती जो है ना स्लैंट हाइट के अंदर बहुत खेती कमी होती है, तो उसको ऑर्गेनिक उन्होंने नाम दे दिया। अब एक बात रही है आपकी कि आप सबको पता ही है कि आईसीआर और बेयर इंडिया के बीच में एक 2023 के अंदर एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये हुआ कि भी भारत में जो बैकवर्डनेस है खेती की उसको यदि दूर करना है और 2047 में इसको वाकई आगे जाना है, आगे जाना मतलब एडवांस कंट्रीज में आना है,
तो खेती की बैकवर्डनेस दूर करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा वन स्टॉप सॉल्यूशन देना पड़ेगा। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? वन स्टॉप के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास सॉइल का डाटा होना चाहिए, वहाँ इरिगेशन के डाटा होने चाहिए, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर के डाटा होना चाहिए, और अभी तक कौन सी फसलें उसके डाटा होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास वो आ जाए, बायर, ये जो बायर्स कंपनी है, जो केमिकल वाली कंपनी, उसके पास सारे डाटा आ जाए। फिर वो क्या करेंगे? फिर उसके अंदर वो सजेस्ट करेंगे कि उसके अंदर कौन सा सीड हमें डालना है, कौन सा बीज डालना, कौन सी फसल उगानी। उसके बाद उसके अंदर वो सॉल्यूशन देंगे, उसमें कौन से केमिकल्स डालने हैं, या कौन से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वो कौन से डालने हैं। हर्बिसाइड में उन्होंने ये कहा कि हर्बिसाइड तो हमें डेवलप करने ही पड़ेंगे, और खास करके कुछ फसलों को छोड़ करके। उन्होंने 4 फसलों का नाम दिए, उनको छोड़ करके, उसमें जो चावल है, गेहूं है, और 2 फसलें और हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको तो मारना पड़ेगा। बैकवर्डनेस को, खेती को दूर करना है। तो उसके बाद के अंदर होता है कि वो वहां से प्रोड्यूस करके, और अपने बड़े बड़े जो गोदाम है उसके अंदर उसको, ग्रेन को लाना पड़ेगा, ला करके उसकी प्रोसेसिंग करनी, और फिर उसको मार्केट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मंडी या भारतीय मंडी के अंदर सेल करना। ये इसका सिग्नेचर, इसके हस्ताक्षर, यानी एग्रीमेंट बायर इंटरनेशनल और आपके ICAR के साथ में हो चुका है। उसका डिस्कशन, फॉलो मीटिंग जो है वो 24-25 नवंबर को ये होगी दिल्ली के अंदर। तो यहाँ बस वो कॉन्सेप्ट वही है बैकवर्डनेस की। वो 3 फार्मूला जो है हटाने की बात थी, वो भी यही था कि हिंदुस्तान का बैकवर्डनेस हटाना है। तो ये कुल मिलाकर के आपने कहा ना, डिजिटल एग्रीकल्चर का क्या है, ये सारे डाटा मैं डॉक्टर साहब से प्रतिक्रिया लूं। RK जी, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि योजनाएं धरातल पर कुछ कम नहीं उतर रही है, और ये माइंडसेट की लड़ाई भी है कि फार्मर को आप उस लाइन में, आप उस मार्केटिंग के अंदर, वैल्यू एडिशन के अंदर, एग्रो फार्मिंग के अंदर, मतलब इस तरह से FPO FPC उस लाइन पे आ नहीं रहे हैं। बाकी आपने जैसा बताया, ये बात है कि आपसी झगड़ेबाजी, पंचायत और ग्रुपिज्म, ये तो है ही, लेकिन किसान उस बात को इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है कि जो कॉर्पोरेट का सिस्टम है, कंपनी ओरिएंटेड सिस्टम कहते हैं, अच्छा कोऑपरेटिव का भी इन्होंने कंपनी माइंडसेट से काम किया। कोऑपरेटिव का हम लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई जनता के ओरिएंटेड हो, जनता उसमें अपनी भागीदारी निभाए। जैसे प्रजातंत्र को हमने वोट देकर के एक के हाथ में मुट्ठी में दे दिया, उसी तरह से कोऑपरेटिव की मुट्ठी में चली गई, ये कोऑपरेटिव उस तरफ चली गई। अब कंपनी और कोऑपरेटिव एक ही लाइन के दो, उसमें कोई ज्यादा मुझे भेद नहीं लगा कि ठीक है उनमें संख्या है, वोट है, थोड़ी सी राजनीति का पुट है। कंपनी में एक ही व्यक्ति का अपना है, शेयर होल्डर है, वो पुट है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं लागू हो रही है एग्रीकल्चर बेस में, तो किसान जो खड़ा है खेत में, और खेत में फावड़े लेके खड़ा, उसको कहाँ, उसको इतनी समझ है कि वो इस लाइन को पकड़ पाएगा, डिजिटल मॉडल को ले पाएगा। इतने बहुत बड़े प्रॉब्लम है, आप इधर बहुत बड़ा तामझाम खड़ा कर रहे हो, योजनाएं हैं, ये हमने डिस्कशन की, और ये अगले 5 साल तक चलेगी। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी जो RK जी ने जो बातें उठाई उसके ऊपर, और जो मैंने बात कही? बिल्कुल, ये जो RK जी ने बात बताई है बिल्कुल सही बात है कि जहाँ इंडोनेशिया से और इधर से पौधे लेकर के, पाम के पौधे लेकर के आए गए, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी जलवायु में फर्क है। पर ये जो लेके क्यों आया, तो एक बार हमें सोचना पड़ेगा ना कि ये लेकर के क्यों आया गया। क्योंकि इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। एक हर इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में पाम ऑयल को यूज कर रही है, सस्ता होने की वजह से कर रही है उसको, पर वो चिल्ला रहे हैं कि पाम ऑयल में नहीं मिल रहा जी, हमें ऑयल नहीं मिल रहा जी। अच्छा, यहाँ भी सफिशिएंट नहीं, तो वो अपना काम करवा पाए, ये चीज हम जो है अपना काम ये इस तरह से नहीं करवा पाएंगे जी, आप एटलीस्ट ये सब्सिडी ठीक से दे दो। दूसरी चीज, हम लोग जो इंडस्ट्री की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं जो पॉल्यूशन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि जी पराली जलाने से, रेजिड्यू जलाने से, धुआं होने से ऐसा, तो क्रॉप रेजिड्यूज मैनेजमेंट की बात आ रही है। उसमें एक से बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप इस पर मैकेनाइजेशन कर रहे हो जूस की, तो उसमें कितना पैसा दे दोगे? तो उसने कहा जी 8 लाख रुपए की मशीन है और 4 लाख रुपए दे देंगे। 4 लाख रुपए किसान दे, उसके बेलर की मशीन है, ये बेलर ले जा सकता है। बेलर ले जाने के लिए इतना बड़ा ट्रैक्टर भी चाहिए, उस ट्रैक्टर पर तो बोला हम नहीं दे। तो वो सब चीजें हो सकता है कि वो लाख रुपए से भी कम मिल जाए अगर बाहर जो अभी
धाकड़ जी कह रहे थे कि कम में मिल जाता है, सब्सिडाइज की जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है। ये सब चीजें किस तरह से दूसरे तरीके से हम इम्प्लीमेंट करवा पाए, जरूरी तो नहीं ना कि मैं बैलर लूं, वो मैं और दूसरी चीजें ले सकते हैं। कुछ लोग वो लेने के लिए भी चाहते हैं, भी ठीक है हम लेंगे, इतने रुपए हमें मिल जाएंगे, तो वो उनको सोचते हैं, उस चीज का लाभ हो गया। हम जो है अगर इस चीज का ऑयल सीड्स के ऊपर, पाम ऑयल की बजाय ऑयल सीड्स के ऊपर ज्यादा फंड्स लेके आने की वाली बात करें, लगता है कि गवर्नमेंट उधर शिफ्ट, पाम ऑयल की तरफ ना शिफ्ट कर पाती, पर इंडस्ट्री ने अपना दावा पेश किया कि पाम ऑयल आना चाहिए, तो दूसरी चीज जो अभी डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड है कि हमारे किसानों के पास में इतनी कमी थी नहीं इस ऑयल की, ये क्यों हुई? गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही कि हम उसको जो भी तिलहन और उनको उगाना बंद किया हमने। सरकार ने जैसे आप परंपरागत खेतियों को छुड़ाया, नेचुरल फार्मिंग को छुड़ाया, दूसरी इस तरह की किया, और कॉर्पोरेट ने घुस के क्यों? तो हमने यहाँ इतनी थी ऑयल की, कुछ तो भाई कम खाना, ऑयल जो है कम यूज करो, तुम लोग एक एक भी सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन करके या करके कित चलाओ व्यवस्था है कि प्रॉब्लम आप किसके तो इतना कट रही है आवाज, लेकिन ठीक है, आप एक बार माइक बंद कीजिए, मैं बताता हूँ कि क्या आपने, मैं समझ गया आपकी क्या बात करना चाह रहे हो कि इस ऑयल की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप कहते हो कि फ्राइंग चिप्स चाहिए, नूडल्स फ्राइड चाहिए, है ना, ये बीकानेर भुजिया फ्राइड चाहिए, इसमें पाम ऑयल, ये तो खाने के लिए सही नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट एक हेल्थ इश्यूज देख करके इनको बंद नहीं सकती? पाम ऑयल की जरूरत ही ना पड़े, और इस पाम ऑयल जो दूसरा तेल है उसकी तो हमारे पास कमी नहीं है, इंडस्ट्री के लिए कमी है, पर इंसान के पास कम नहीं है वो तेल खाने के लायक, इतना तेल तो है इंसान के खाने के लायक, हाउस होल्ड में यूज करने के लिए है ऑयल, पर वो इंडस्ट्री की सप्लाई करने के लिए नहीं है, जितना इंडस्ट्री को सप्लाई करना है। मैं तो, मुझे नहीं लगता कि अगर तो दूसरे लोग हैं वो कर भी देते हैं पाम ऑयल, और इसमें सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल में भी डाल देते हैं पाम ऑयल, बेचते हैं, फिर उसको वेजिटेबल ऑयल करके बेचते हैं, तो उसकी कमी नहीं है अगर देखा जाए तो। इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए एक इंडस्ट्री मान लीजिए 70 टन के आसपास नूडल बनाती है पर डे, तो उसको 30% तेल चाहिए उसके लिए। अगर 7-10 टन जो है चिप्स बनते हैं तो 5 टन उसके तेल चाहिए, क्योंकि 50% चिप्स में तेल है आलू के साथ, तो वो सब चीजें उसकी सप्लाई के लिए तो हमारे पास नहीं है ऑयल, इसलिए वो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रूपचंद जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे खाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी किसान उगा लेगा, लेकिन जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से फूड आया तो फूड यूजफुल भी नहीं है, न्यूट्रिशन फ्री है, न्यूट्रिशन है ही नहीं उसमें किसी प्रकार का, लेकिन मार्केट अटा पड़ा है इन बातों से, और हमने इसको डेवलप किया है, लॉनिंग की है, फैक्ट्रियां लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है, और पाम ऑयल ला करके इनको दिया है, मार्केट में फेंका है। तो इसके बारे में एनवायरमेंट भी प्रॉब्लम हुई है। रूपचंद जी, क्या आप यदि बस से फ्री हुए हो तो कोई बात कहना चाहे तो? चलो, रूपचंद जी नहीं कह पा रहे हैं, और कोई साथी कोई इसमें बात कुछ कहना पाएगा कि ये आंदोलन भी तो चल सकता है कि आप इन चीजों को बंद करिए, ये बाहर से हम ला रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि फार्मा लॉबी ने ये कर रखा हो कि तुम ये तेल चलवाओ, कानून लगवा के, ताकि लोगों को बीमारियां बढ़े, तो फार्मा लॉबी का भी धंधा चले, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को कानून छापना है, और वो कानून उसी हिसाब से छापेंगे जो पैसा देगा। चलो, ये बात अपनी जगह है, कोई कमाने के लिए। हाँ रूपचंद जी, अब बोलिए, आप जुड़े हैं। रूपचंद जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं बात से उतर गया हूँ। ये जो बातें सुनी है मैंने आपकी,
ये सारी जो है वो प्रेजेंट वर्ल्ड सिस्टम के साथ इंडिया के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को उसके साथ जोड़ने वाला बात है। ये एक बात तो आ गई। और एक डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते होंगे कि मोनसैंटो के कंपनी के डायरेक्टर ने कहा था, मोनसैंटो वाले ने, कि वी हैव टू किल देम बिफोर दे किल अस। ये उस डायरेक्टर की बात है जो मोनसैंटो को हेड करता था कभी कभी, वी हैव टू किल देम बिफोर दे किल अस। इसका मतलब ये है कि कारपोरेट सिस्टम का मेन फंडा ये है कि जो एक तरफ तो इनक्वालिटी बढ़ रही है, एक तरफ क्लाइमेट क्राइसिस है, एक तरफ नेचुरल रिसोर्स की कमी आ रही है, और उस एंगल से उनको वो सिस्टम लाना चाहिए जिससे कुछ लोग, जैसे बिल गेट्स ने दिया था डीपॉपुलेशन फार्मूला, कि कुछ लोग ही रह जाएं जिनको वो यूनिवर्सल इनकम दे करके इस ग्लोब पर काम रखें। क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी इस वक्त लीडरशिप जो ग्लोबल है वो ना तो सिस्टम को हैंडल अप करना चाहती है, क्लाइमेट के क्राइसिस को हैंडल अप करना चाहती है, ना ही इनक्वालिटी के क्राइसिस को हैंडल अप करना चाहती है, ना ही क्लाइमेट जस्टिस को हैंडल अप करती है, ना सोशल जस्टिस को एग्रीकल्चर करना चाहती है, ना ही इस बात को मानती है कि नेचुरल एग्रीकल्चर जो है। मैं रूपचंद जी आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने आपको योजनाएं दी है, एफपीओ बढ़ाओ, एफपीसी बढ़ाओ, कंपनी बढ़ाओ, किसने मना किया? माइंडसेट की लड़ाई भी इसके साथ नहीं जुड़ती है, आप इस पे क्या कहेंगे? किसान इस माइंडसेट से एंट्री नहीं करना पड़ता, नहीं सिर्फ कमी निकाल रहा है कि कॉर्पोरेट आ रहा खा जाएगा। तुम कॉर्पोरेट बनने में आपको कहाँ प्रॉब्लम? स्टार्टअप आप करिए ना, एग्रो स्टार्टअप का 10 लाख रुपए का फंड है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। आप करना कुछ भी नहीं चाहते, सिवाय पढ़ के एक फार्म भर के नौकरी लेना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ दूसरा ग्रुप है जो खेत में जाकर के अपना माइंडसेट इतना बना। हमें कुछ एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी, तब जाकर के ये बात कर पाएंगे। उसमें मेरी एक सिंपल सी राय है कि कारपोरेट के अपने लॉज है ना, जो कई बार वो जो आप कॉर्पोरेट के लॉ पहले अपने डिफाइन किए थे, उन लॉ को नहीं मानते। वो चाहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम हो, जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। उनके पैरेलल अगर आपने छोटा मुकाबला करना हो तो वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको कारपोरेट लॉ नए लाने होंगे, और वो नए लॉ कॉर्पोरेट के ये बनते हैं कि उनकी डेमोक्रेटाइजेशन हो, वर्कर का उसमें हिस्सेदारी हो, और किसी के पास भी 2% या 5% से ज्यादा हिस्सेदारी ना हो, ताकि हर कारपोरेट हर कंपनी में हिस्सेदार हो जाए। कि मोटर व्हीकल वाला एग्रीकल्चर में हिस्सेदार है, एग्रीकल्चर वाला एनवायरनमेंट में हिस्सेदार है। उस एंगल से अगर दुनिया चलाई जाए तो वो सिस्टम आप मानते नहीं है ना। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस दुनिया का माइंडसेट या तो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड हो या कोऑपरेटिव ओरिएंटेड हो? थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव हो जाए भाई, कॉर्पोरेट तक नहीं पहुंच पा रहे हो आप तो कोऑपरेटिव तो बन सकते हो। पहले आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये माइंडसेट का झगड़ा। हाँ, तो घनश्याम आप क्या कहना चाहोगे कि दुनिया को बदलना तो पड़ेगा? दुनिया के अंदर, जैसे मैंने सामाजिक सहकार के अंदर हमेशा बात कही है कि हम इकोनॉमिक काउंसिल बनाए गांव वाइज। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक्चुअल में वो जो इसका जो सिस्टम है ना, जो गवर्नमेंट के जरिए, डिपार्टमेंट के जरिए हर क्षेत्र में जो डायरेक्शन, वो तो ये कॉर्पोरेट की है। वो कुछ लोगों के फेवर का सिस्टम बनाना चाह रहे पूरे वर्ल्ड का, और इसकी कैपेसिटी भी ऐसा ही लगता है कि कुछ लोगों के लिए संसाधन बचे हैं। इसको अगर चेंज करना है तो पूरा माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा। और ये फॉर्मूले कुछ देते हैं ना, उनमें शामिल रहते हुए भी लेकिन उन पर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे कॉर्पोरेट जगत पूरा एग्रीकल्चर के लिए भी ये जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसका ही केंद्रीयकरण करने की बदल रहे हैं। जो स्टेट के पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसकी जगह वो भी पैरेलल है ना, सेंट्रलाइजेशन का कोऑपरेटिव दे रहे हैं। तो इन सब को पर निर्भर नहीं रहते हुए, इनको काम में लेते हुए, इनके जरिए एक्सरसाइज करवाते हुए किसानों को ये इतनी कई एजेंसी है, पूरा मूवमेंट बदलना, वो सिस्टम बदलना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और पार्टिसिपेशन, जितने भी प्रोजेक्ट है, कंपनियां हैं, इसमें शेयर होल्डरों का प्रभाव होना चाहिए। अब वो जिनके कंपनियां जो जिनका बजट सरकारों के बजट से भी ज्यादा हो रहा है, कई देशों की सरकारों से, तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए
मैनेजमेंट का उनका एक्सपीरियंस है वो, और फाइनेंस का सबसे बड़ा, तो उनके जरिए वो कैसे किसानों को कह देते आजा कंपटीशन कर ले। वो इस तरीके से है कि किसी को कुपोषित व्यक्ति है उसको कुछ फीड करने की जरूरत है, और पहलवान जो विश्व स्तर का ओलंपिक चैंपियन है वो कहते आजा मुकाबला कर ले, मैंने सारे मेथड दिए, आप सिर्फ बातें करते रहते हो। मतलब इस तरीके का बैलेंस ऑफ फोर्स है अभी। तो माइंडसेट चलो अगर आर के, हाँ ठीक बात आ गई आपकी घनश्याम जी। आर के जी, आप ये घनश्याम जी ने जो बात कही और मैं जो बात कह रहा हूँ कि माइंडसेट को आपको जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एफपीओ दे रहे हैं, एपीसी दे रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी दे रहे हैं, भले ही उसके अंदर वो इनडायरेक्टली सरकारों की मंशा घनश्याम जी ने कही वो 100% यही है कि एक अडानी और अंबानी रहे, उनसे हम टैक्स लें और सतब हो गए, वो सारी बात है। लेकिन पैरेलली कुछ बातें भी कह रहे हैं ये, जैसे ये इतनी मैंने योजनाएं पढ़ी, उनके अंदर कहीं न कहीं हम यदि टांग अड़ाएं या कोई न कोई ऐसा माइंडसेट बनाएं तो कुछ कुछ नया पैदा होता है इसके बारे में, या बिल्कुल नहीं होता है? क्या मानते हैं आप? जितने मैंने जैसे नाम पढ़े, जितने मिशन है, फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन के तहत भी कई हैं, हम इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो 7वां नंबर का है, तो मार्केटिंग में आपको कौन रोके? आप मार्केटिंग का कोई मॉडल बनाए। जैसे मैं गाँव में गया, करीब 20-30 गाँव कवर किए होंगे, मैंने इकोनॉमिक काउंसिल का मॉडल दिया कि तुम गांव का माल गांव में बेच लो ना, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम वहां जाओ उसका करो, इन लड़ाइयों को झगड़ों को मोल लो। तुम तो जाके मंडी, पता नहीं कौन सी है, पहली बात गांव के लोग जाएंगे कि खेती ऑर्गेनिक कर रहा है ये आदमी, सही माल दे रहा है, भाव तय कर लो अपना गांव के लोग बैठ के। लेकिन आप यूनाइट होना ही नहीं चाहते। आप मंडी में जाओगे या उसको दोगे, फिर वो मार्केटिंग करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, उसमें कोई न कोई मिल आउट करेगा और आपको लाके वापस थोप देगा। दूध आपसे लेगा, साइकिल बनाएगा, सप्लाई चेन बनाएगा, फिर आपको दे देगा। तो ये प्लेटफॉर्म तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी माइंडसेट उस लेवल पे नहीं हो रही है। तो हमें प्रयास उस दिशा में करे बिना ये एग्रीकल्चर नहीं बचेगी, ऐसा मेरा सोच है। आर के जी, देखो ऐसा है कि किसान का मतलब है कि वो एक व्यवसाय ऑक्यूपेशन करने वाला एक उत्पादक है। पहले तो ये डेफिनेशन है किसान, वो व्यापारी नहीं है। सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब क्या है कि कंपनियों ने तो अपने नियम है कि भाई आप हमारे ग्राउंड में खेलो, लेकिन नियम हमारे लगेंगे। चाहे वो एफपीओ है तो एफपीओ का भी मूल के अंदर क्या है? व्यापार। आप कोई कोऑपरेटिव बनाओ, चाहे कंपनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, और किसान व्यापार के लिए लायक नहीं है, फिट नहीं है। ये है मेन बात। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो किसान है, इसलिए इन्होंने परिभाषा भी चेंज की। आपने ही बताई थी कि किसान की परिभाषा के अंदर उसको कह दिया कि जो इसका व्यापार में भाग लेगा, यानी जो उसका मेंबर हो जाएगा एफपीओ कार बहुत सारे, तो किसान की परिभाषा ही बदल दी। जबकि किसान हमेशा एक उत्पादक या वो एक ऑक्यूपेशन करने वाला है, और खेती एक धंधा है, इसको व्यापार में डालना ही गलत है। मेन बात यहाँ है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल आरके जी, आप बहुत दूरी पे पहुंच गए। डॉक्टर साहब अक्सर ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आप इस टिप्पणी कर दो, अक्सर आप कहते हो कि टमाटर पैदा करने वाले आदमी को टमाटर का केचप बनाने दे दोगे तो वो टमाटर पैदा करके उसमें डाल देगा, फिर क्या करेगा बेचारा। तो डॉक्टर साहब इस पे अपनी टिप्पणी, अक्सर आप ये बात कहते हो कि किसान और व्यापार दो अलग अलग विधाएं हैं। सरकार इसमें मिक्स करना चाहती है। सरकार हर मामले में ये बिल्कुल, आप आर के जी ने बड़ी सही बात कही कि जो उत्पादक है, उत्पादक उसका प्रोसेस नहीं कर सकता। वो काम उत्पादन करना है, जिसका काम प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करे। पर जो प्रोसेस कर रहा है एक व्यक्ति, वो उत्पादक का हिस्सा तो रखे कि भाई इन्होंने मुझे ये टमाटर दिया है, इसमें प्रोसेसिंग में करने के बाद इनका ये हिस्सा रहेगा, जो मैं वैल्यू एडिशन करूंगा, और वैल्यू एडिशन के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में इतना उस उत्पादन जो कर रहा है, उसका धंधा है, उसका रहेगा। ये अगर बात की जाए तो अच्छा है। अगर जो सरकार इस तरह का कानून लगाए, जो अभी रूपचंद जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति का, अगर मान लीजिए उसमें वो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री एक
पर्यावरण को खराब कर रही है, उस पर्यावरण के अच्छे के लिए कौन कार्य कर रहा है, वो भी उस इंडस्ट्री में उसका हिस्सेदार बने कि भाई जो यहाँ से निकल इसको हम ठीक कर रहे हैं, तो उसका हिस्सेदार उसमें शेयर होल्डर उसका भी बने। तो ये जो सोशल शेयर होल्डर है ये सही है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं आज एफपीओ बना करके प्रोसेस भी कर दूंगा, उगा भी लूंगा, खेत में पानी दे करके आ जाऊंगा और शाम को अपनी फैक्ट्री में भी काम कर लूंगा और कल जाके मार्केट में उस फैक्ट्री को बेच कर भी आऊंगा। तो फिर मैं जो काम कर रहा था और इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद मुझे एक रिलैक्सिंग टाइम चाहिए था, वो खाली में था, वो एक रिकवरी करने के लिए समय रहता है, आप उसको उससे छीन नहीं सकते हो, नहीं तो खर्चा उसका शरीर कितना काम करेगा वो, भाई उसको एक वापस भी तो आना का जरूरत पड़ेगा। तो हर चीज आपने उसको कहा कि जी वैल्यू चेन भी आप मैनेज करिए, एफपीओ भी आप मैनेज करिए, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग भी आप ही करिए, नहीं कर सकता। वो जो उसकी स्किल्स ही नहीं है, उसके स्किल्स ही इतने हैं कि भाई वो उगा देगा, उगा करके जैसा कहोगे वैसा उगा देगा। उसमें ये स्किल्स तो है कि जैसा कहोगे आपको इस तरह का चाहिए वैसा उगा देगा, ये इस तरह उसके अगर यहाँ पर्यावरण और उसकी जलवायु उसको करने देती है तो ऐसा तो कर देगा। पर आप ये कहो कि चलो इसमें से ना ये कर दो कि आप इसकी नूडल्स भी बना के बेच दो। अब किसान को सरकार क्या कहती है कि जी आप वैल्यू एडिशन करके बेचो ताकि आपका महंगा बिके, कि भाई वैल्यू एडिशन मतलब गेहूं क्यों बेच रहे हो, आप इसके बिस्किट बना के बेचो। बिस्किट बना के बेचता तो उसका काम नहीं है, वो उसको तो काम बेकरी वाले का है। निकाल रहा हूँ, चने क्यों बेच रहे हो, आप इसके छोले बनाओ, उसके रोस्ट करके बेचो, चने को मुंगड़े बना के बेचो। नहीं कर सकता, वो बड़ा का काम है भाई, है ना, तो किसी और का काम है, तो वो काम वो नहीं कर पाएगा उस तरह से। हाँ, अगर सरकार चाहती है कि खेती करने वाले ना मरे तो उसकी उस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हिस्सेदारी करवा दे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे रहेगा, उसका जो प्रॉफिट का पैसा रहेगा उसमें रहेगा। एफपीओ को पूरा एक अलग कंपनी देखे, हर चीज जो है व्यापारी देखे एफपीओ को, पर उसमें जो उसकी हिस्सेदारी हो वो किसान की भी रहे, प्रॉफिट रहे। अगर आप चाहते हैं रियल में किसान की आय बढ़ाना तो ऐसे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। हाँ, तो अब मैं रामनारायण जी पूरा सदस्य पे पूछा है कि जिसको जो काम थाले उसी को वो करे। तो इसका मतलब है कि सरकार जो ये कह रही है कि ये एमएसपी नहीं मांगे, या जो लोग भी ऐसे सिरफिरी बात कर रहे हैं, किसान को एमएसपी की गारंटी दे दो और उसकी बला छोड़ दो, वो अपना खेत में काम करे, आनंद से जिए। तुम किस वैल्यू चेन के अंदर घुसा रहे हो, कौन सी मार्केटिंग कर रहे हो, कौन सा तुम जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉरिटिकल कर रहे हो, क्लस्टर बनाने हैं जो तुम बनाओ, नफा कमाना तुम कमाओ, लेकिन इस आदमी को जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको एमएसपी दे दो और उस एमएसपी के बाद में उसको गारंटी दे दो कि तू तो ये तेरा काम कर और मैं तेरे से ये ले लूंगा। अब कौन सा माल पैदा कराना है, नेचुरल फार्मिंग के तहत आपको इसमें ऑर्गेनिक कराना है तो करवा लो, केमिकल कराना है तो तुम वो बीज दो, वो हम बो देंगे। 109 बीज इन्होंने पैदा करके दिए। अब स्थिति ये है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया था कि ये हरियाणा में बैठे हैं बॉर्डर पर, क्यों बैठे हैं, इतनी बड़ी योजनाएं हैं, इतना लंबा चौड़ा है, तब मैंने ये बात ली। जुटे हैं तो उनको जरूर सुनाना आपके हीरो जी है, तो आज रिकॉर्डेड है कि इस बात के अंदर हम क्यों ये बात कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं ये है, लेकिन वो योजनाएं अलग तरीके का डायरेक्शन दे रही है। दो चीजें हमारे से चलती है क्या? दो नाव पे सवार होना खतरे से खाली नहीं है। रामनारायण जी सर, आज वाकई बहुत ही बढ़िया सेशन चला, खासकर डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही मजा ला दिया, बहुत सुंदर सुंदर बातें आ गई कि वाकई एक तो तिलहन की जो बात आई थी बीच में कि वो बहुत है, अरे किसान बना के किसान खा ले तो उसके लिए सफिशिएंट है। ये जितने भी कंपनियां हैं, जैसे आपने बताया कि चीज है, नूडल्स है, बड़ी बड़ी कंपनियों में रोज के टनों में जो है इनको तेल लगता है, तो इनको बंद करो, इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था, इसको तेल और किसानों से क्यों जोड़े, ये इनकी व्यवस्था अलग से ही जोड़ दे। और एक बात और कि किसान व्यापार में क्यों घुसेगा, और घुसेगा तो वो उसको इतनी सारी समस्या आ जाएगी। मान लो कोई किसान शुद्ध किसान है, जिंदगी में उसने जो है वो कभी व्यापार की एबीसीडी भी नहीं, लेकिन तो यदि 1-2 साल के लिए वो घुस गया,
उसको जीएसटी लेना पड़ेगी, सीएसटी लेनी पड़ेगी, उसको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये वो फलाना ढिमका, इतने सारे कागज में लपेटे में ले लेंगे। यदि मान लो 1-2 साल बाद वो यदि इच्छा जाहिर करे कि मैं वापस किसान बनूं, तो किसान बन ही नहीं सकता। वो सर ने अच्छी बताई डॉक्टर साहब ने बात कि वो किसान से हटके वो व्यापारी बन जाएगा। तो वो तो उसमें बांट दिया उसको, मतलब किसान से जो है वो, इसलिए किसान, और ये सब इन कारपोरेट वालों को मालूम है कि ये काम हमारा ये किसान के बस से बाहर है। वो समझ गए, वो नस पकड़ में आ गई है। जैसे आज मतलब हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें या सरकारों की बात करें, उन्होंने धर्म की एक ऐसी चाशनी पिला दी है कि इनको कुछ नहीं चाहिए सालों को। इनको झंडियां पकड़ा दो, पीली झंडियां पकड़ा दो, मंदिरें बना दो, मंदिर के नाम से जो है वो पुजारी बिठा दो, और ये XYZ ऐसी दुकान खोल दो इनकी, सब हमको परवारी जो है सीटें मिल जाएगी। एक मतलब ये जो है वो दाना डालते, जैसे मुर्गी को दाना डालते हैं, कैसे हम लोग जो है वो सरकार बनाना चाहते हैं, इसी तरह से ये जो योजना है, ये जब भी इनका जो है वो कोई चुनाव आते हैं या कोई कागजी कार्रवाई पे योजना है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लग जाएंगे, बैनर लग जाएंगे, पोस्टर लग जाएंगे। गांव के किसान को इनके बारे में ABCD भी नहीं मालूम है अभी, और ना रहेगी। ये योजना खत्म हो जाएगी तब तक नहीं मालूम पड़ेगी साहब, या खाली योजना ठीक है रामनारायण जी, मैं आपकी बात पे वापस आरके के पास जाऊंगा। आरके जी, एक बहुत बड़ा सीरियस सवाल है। मैं विकसित भारत की परिभाषा पढ़ रहा था, 13 पॉइंट है। उस 13 पॉइंट में पहला पॉइंट जो है वो ये है कि किसी देश को विकसित करने के लिए 5% से ज्यादा फार्मर वहां नहीं होने चाहिए। वो 5% लोग, फार्मर की कमी करिए आप, वो 5% लोग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या जो कुछ भी डिजिटल डेटा और इनसे लेकर के उतना ही अनाज पैदा कर लेंगे जितना अनाज वो 60% लोग कर रहे हैं, पहले आपके जो भारत के लोग हैं। अब 60% में से 55% लोगों को आप एक तरफ करो, क्लस्टर बनाओ और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व करो और उसको डिजिटलाइजेशन सेटअप से करो। ये देश की दिशा बिल्कुल निश्चित हो चुकी है। विकसित भारत, उन्होंने अमेरिका, दूसरे तीसरे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबके उदाहरण ये दिए कि तब तक विकसित नहीं हो सकते तो बाकी क्या करेंगे कि वो उनका लेबर करेंगे। किसान को व्यापारी नहीं बना करके किसान को लेबर बनाने की कवायद है, और सर्विस सेक्टर में वो एंटर हो जाए, उसको हम दूसरी सुविधाएं दे देंगे। इसके बारे में ये दुनिया की दिशा है, ये अकेले की भारत की दिशा नहीं है। भारत ने नकल की है, भारत का मॉडल अलग है, लेकिन नकल करने के हम मास्टर है। और विकसित की एक परिभाषा के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। एंट्री का 5% से ऊपर किसान 1.5, 2, 5% लास्ट लिमिट है। टेक्नोलॉजी इतनी हो, क्लस्टर इतने बना दिए जाए कि उतना ही अनाज पैदा कर दे, लोगों के लिए सर दे दे। तो क्या इस पे टिप्पणी चंदी और बाकी लोग भी साथी 2-2 मिनट में टिप्पणी दे दे। 15-13 मिनट है अपने उसके अंदर, और सेशन रिकॉर्डेड है, इसलिए टू द पॉइंट अपनी बात रखें। पहले तो बात ये है हनुमान जी के जो एग्रीकल्चर का मामला है, ये वर्ल्ड वाइड पॉलिसी के तहत आता है। ये भारत का लिए कुछ भी नहीं है, भारत इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले ये हमें ये सोचना पड़ेगा कि चाहे वो केमिकल एग्रीकल्चर आई तो भी रॉकफेलर की और की, इसका मतलब वर्ल्ड का विजन जो है वो एग्रीकल्चर को किस तरफ लेता है, वो कुछ लोगों के हाथ में ले जाता है। अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। भारत के अंदर भी सेम वो का वो कॉर्पोरेट करना चाहता है और किसानों को ये चूगा डालना चाहता है कि तुम कोऑपरेटिव में यानी व्यापार कर लो। व्यापार वो कर नहीं सकते, 2-3 साल में फेल है। इधर से कह दिया खेती घाटे का सौदा है। कुल मिला करके तो एक क्लस्टर के रूप में, अभी जैसे क्लस्टर है, 5 क्लस्टर बनाए ना इन्होंने, केले का बनाया, अंगूर का बनाया और बनाया, और 10-10 हजार हेक्टर में बनाया है, कोई छोटा मोटा नहीं बनाया। अब इस तरह से हमारा कह देंगे सब हम ड्राई एरिया लेंगे। ड्राई एरिया लेने का मतलब है राजस्थान का कोई बहुत बड़ा एरिया ले लेंगे, उसके अंदर हम ये बाजरा उगाएंगे, एक क्लस्टर बना लेंगे। तो इस किसान को तो वहां से हटाने का इनका बिल्कुल एक प्लान तरीके का है, और ये कहते भी हैं। जब भी तो मैंने उसको उस पर जिक्र किया था, बायर ने कहा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देंगे। वन स्टॉप के अंदर यही होता है कि वहां से किसान हट जाएगा और वो कंपनी आ जाएगी। धन्यवाद। हाँ घनश्याम जी, आप बताओ, वाकई हट जाएंगे? जिद्दी नहीं है किसान? क्या ये छोड़ देगा? क्या क्लस्टर छोड़ देगा? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम, हम लोग भी अपने आप में स्वाभिमान के तहत एकदम से कैसे लेबर बन जाएंगे? लोभ लालच में पड़ के लोन में पड़ जाएंगे? क्या आखिर होगा क्या? देखो हनुमान जी, इसमें ये तो 2 पार्टियों का है ना, वो एक तरीके से फील्ड में युद्ध है, कौन जीतेगा। तो
अभी तो कॉर्पोरेट के फेवर में ज्यादा है। अब सवाल है लोगों की मानसिकता ये बने ना कि हर जगह कॉमर्शियल लाइन थोड़ी ले सकती। सिर्फ एक कृषि क्षेत्र ऐसा था, किसान एक ऐसी कम्युनिटी थी जो लाभ के हिसाब से कोई काम नहीं करता था। बचपन में हम थे ना कि खेत में जाते थे, मूलियां हैं उठा के खा ली, कोई गन्ना लगा हुआ ले लिया, पूछते थोड़ी थे, कल्चर में था कि वो सबके लिए है। तो वो तो एक तरीके से हो आप कि आप आ जाओ चलो रामनाथ खड़े रामनाथ जी क्या खड़े कहोगे? होने की योग्यता नहीं है आपकी, डिफॉल्टर है। दो सेशन है मेरा। जैसे मैं उज्जैन का भी उदाहरण दूं, अभी 2 साल पहले वहां पे 2500 एकड़ जमीन किसानों की सरकार ने एक्वायर करी, वो आईआईएम और अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। वो जस्ट एक्वायर करके उन्हें पौने दाम में लेके और उद्योग को दे दी। वो अब वो बवाल कब मचा, जब अभी 15 दिन पहले का एक बार फिर वो 2500 बीघा और चाहिए उनको। 2500 बीघा फिर लेने के लिए फिर वो मतलब अस्पताल खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बोला, और औने पौने दाम में 2 लाख रुपए स्क्वायर बीघा की जो है जमीन है वो 4 गुना भी दे तो 10 लाख, और ओरिजिनल भाव है वो 1.5 करोड़ रुपया। अब देखो कहाँ 10 लाख मिलेंगे और ओरिजिनल रेट है। अभी बवाल मचा है वहां पे, हजारों किसान जाके कलेक्ट्रेट में जो है वो धरना देके बैठे। तो इन लोगों की सोच देखो, किसानों की जमीन लेके उद्योग को देना किस ढंग से, जालसाजी। जनरल सोच है ये इंटरनेशनल सोच है, वर्ल्ड वाइड सोच है। जैसे आरके जी ने कहा ना, ये दुनिया के लोग ये चाहते हैं और ये डिसाइड हो चुका है एग्रीकल्चर को कैसे हैंडल करना, पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर को। क्योंकि अर्थ देखो, जो वस्तु स्थिति है 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए, बायोकैपेसिटी नहीं है पृथ्वी की। उस स्थिति पे आप करोगे क्या? कहीं कुछ कैप्सूल बनेंगे, कहीं कुछ आपको और तरीके से खिलाया जाएगा, कहीं मारा जाएगा। ये चीजें ये ग्लोबल माइंडसेट की बात है। लेकिन हम डटे रहेंगे, एमएसपी मांगते रहेंगे। ये आज के सेशन की डायरेक्शन बनती है कि भाई हम अपने स्वाभिमान को कायम रखते हुए हम व्यापारी नहीं बन सकते। मजदूर बनना हमारे स्वाभिमान में नहीं है। हम अपने लेवल पे जो हमारी वास्तविकता है, जिस हाल में हम जिएंगे, फटे पुराने कपड़ों में जी लेंगे, लेकिन हम खेती का झंडा कायम रखेंगे। ये मोटी मोटी सी बात हमारे सामने उभर करके आई। और साथी कोई हो तो हैंड रेज कर दे। बाकी अब 5 मिनट का समय मेरे पास में है, रिकॉर्डेड सेशन है, लंबा लोग सुनते भी नहीं। और कोई साथी के दिमाग में कोई हो, डॉक्टर साहब वगैरह कोई बात आप रखना चाहें तो आप कह सकते हैं। आप बड़े एक्टिविस्ट हैं किसानों में, ये बातें ले जाओगे किसान। आप तो कह रहे, आपको ऊपर बैठा दिया गया, गुड़ मांग रहे हो, गुड़ को छोड़ो, ऊपर बैठा दिया, नीचे उतरने की कवायद करो कि मुझे नीचे उतार दे मेरे बाप, मुझे नीचे उतार दे। सरपंच नहीं बन पाओगे, वार्ड पंच नहीं बन पाओगे, लोन नहीं चुका पाओगे, कोऑपरेटिव के मेंबर बन जाओगे। इधर आपको लिक्विडिटी के बैंक में थोड़ा थोड़ा देगा, डिजिटली आपके सारे डेटा आपके पास होंगे। और ये छोरे जो है मोबाइल पे जुए खेल के आधे यूं बर्बाद हो लेंगे, कुछ नशे में बर्बाद हो गएंगे। इस कौम को बर्बाद करने के अंदर किसान कौम को दुनिया लगी हुई है। और इसके अंदर कोई ऐसा पहला मॉडल नहीं है कि ये कोई यहीं से पैदा हुआ।
इंटरनेशनल है। अब इसके बारे में कुछ नहीं है, अपने जैसे लोग 5-7 इकट्ठे हो लेते हैं, बात कर लेते हैं, इससे ज्यादा बात ही नहीं फैलती है तो कोई जेल पकड़ने वाला आ जाएगा, इसलिए डरते हुए इसको बिल्कुल यूं शांति से चुपचाप ही कहने की कोशिश करते हैं, इलाज भी नहीं है। अब सोशल मीडिया लगभग हमारे विरुद्ध में हो ही रहा है, तो ये सारी बातें हमारे सामने खड़ी है। और कोई साथी कुछ कहना चाहे तो, वरना सर अभी मध्य प्रदेश में आधी से ज्यादा 60% मांगी है और सरकार ने बोल भी दिया, लेकिन फिर भी 4,000 में बिक रही है। कोई कृषि विभाग सरकारी अमला खेत में जाने को तैयार नहीं। 20 दिन से पूरा खेत खत्म, पूरा बिल्कुल 1 कुंटल, आधा कुंटल, जहाँ 5 कुंटल होती थी। तो बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश की बात है, खाली कोई एक आधा जिला, एक आधा एरिया की बात आपका नहीं है। देखो, आपका तो कृषि मंत्री है भाई, आप तो कभी करवा लोगे। जब कुछ भी नहीं होगा, साहब, अभी कुछ जैसे नहीं है वो डबल इंजन की सरकार और उसके अंदर भी कृषि मंत्री आपका है, उसमें भी इसलिए बहुत बड़ा हम राजस्थान वाले सोचेंगे क्या। ये टॉपिक इसलिए आया, इसमें मैं अब 2 मिनट ही कह दूं, ये टॉपिक इसलिए आया कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव है, हरियाणा के चुनाव के टाइम ये आया, तो मैं इनको स्टडी करता रहा, लिखा किया, फिर मैंने कहा सरकार कह रही है हम तो ऐसा ऐसा कर देंगे। हेडिंग उन्होंने दिया फार्मर्स इनकम एंड फूड सिक्योरिटी। बजट पर ड्रॉप और एग्रीकल्चर दिया। कृषि उन्नति योजना, उन्नति करने की बात आई तो सारा ही मिशन आ गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल मिशन एडिबल ऑयल, नेशनल ऑयल सीड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तब मुझे लगा कि ये पूरा ढांचा जो है वो किसी को व्यापारी बनाने के लिए। अब कुछ हिम्मती लोग हैं, जैसे रामनारायण जी ने जो बात कही ना कि जो उधर चला गया ना वो खेत में नहीं जाएगा, कम से कम मजदूर नहीं बनो तो इनके टांग अड़ाओ, ये करें। क्यों इकोनॉमिक काउंसिल का जो सामाजिक सहकार का मैं गांव में लेके जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि यार कुछ बनो, एपीओ भर के कुछ तो करो भाई, गांव का गांव में बेचो, कुछ काम तो करो यार, ऐसे तो होगा नहीं। तो कोऑपरेटिव बनाओ, तो एपीओ बनाओ, तो एपीसी बनाओ, तो पैक्स में एंटर करो, तो कहीं न कहीं टांग अड़ाओ। बाकी तो जीना होगा कैसे, नौकरियां है नहीं, सर्विस सेक्टर जो शून्य हो गया। एक तो रेंडमली आप पूरे प्योर लेबर बन जाओ। जहां आपने मूंगफली भी खा गई ना, उस क्लस्टर की मूंगफली वाले में एक मूंगफली खा गए तो 60 रुपए में एक मूंगफली का सीसीटीवी कैमरे से आपका बच्चा खा गया खोद के, तो आपके कट जाएंगे। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि मजदूर अपन बन चुके हैं। अब आपने यदि टच कर लिया किसी का टमाटर के खेत में टमाटर, तो वहां भी अपने को ध्यान रखने की बात है। एक सिस्टम डेवलप हो गया, अब उसके अंदर हम उस सिस्टम के हिस्सा कैसे बने। राजा महाराजा अंग्रेजों के टाइम में भी थे ना, कुछ चौधरी थे, कुछ पट्टेदार थे, वो कुछ टांग अड़ा लेते थे तो कुछ लोगों करते थे, बाकी तो बेचारे यूं ही रो रहे थे। वही सिस्टम है सेम। आप उसमें नहीं हो तो चौधरी तो बनो, कोई टांग अड़ाओ यार, कहीं कहीं तो अड़ाओ कोई, बाकी तो जनता बैठी रह गई, ये खेत जो है ऐसे ही रह जाएंगे। अब उस स्वाभिमान की पोटली बांधे हुए हरियाणा वाले बैठे थे, तो उनकी तो वो क्या हालत हुई वो देख लो आप, क्या हुआ उनका। ये जो हरियाणा का चुनाव है ना, वो किसानों के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्पष्ट कहा कि वो कोई मतलब नहीं है, यूं ही बैठे हैं। अब बोले यूं ही कैसे बैठे हैं यार, बात है ना उनके पास में कोई, तो ये हाल है। इसलिए क्या है कि ये बातें बहुत सीरियस है। ये जो इतनी योजनाएं अभी क्यों हुई, तो फिर मैंने कहा यार हरियाणा और महाराष्ट्र 2 है, इनको इस पे करना, इसके बाद में ये कुछ नहीं है। ये योजनाएं तो ठीक है, ये दरी की दरी रह जाएगी। हाँ सर, आपका लास्ट सेशन आप कर दीजिए डॉक्टर साहब फाइनल, और अब मिनट बच रहे हैं 4, सिर्फ 4 मिनट में आप अपनी बात को वाइंड अप कर दें सर। जो अभी जो बोला आपने कि ये है, तो ये जब मैं इनका देखा था ब्रीफिंग, प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे तब ये, तो उसमें 1 लाख जो करोड़ था वो पूरे भारत के किसानों के लिए, जो आज के समय में 60% से ज्यादा लोग होंगे, के लिए बजट था। उसी की तीसरी चौथी स्लाइड पर चेन्नई की मेट्रो के लिए बजट था, वो जो 63-64 हजार करोड़ रुपए का बजट था। तो अब देखिए, उससे आप कंपेयर कीजिए चेन्नई की मेट्रो का और किसानों, पूरे देश के किसानों का बजट कितना क्या रहा होगा। बस इतना ही मैं
कहना चाहूंगा, और तो आप बाकी सब समझदार हैं ही। हाँ, ये जो साथी जुड़े हुए हैं ना, ये RK जी, घनश्याम जी, ये 50% एग्रीकल्चर का बजट कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ। और MSP पे मैंने थोड़ी सी रील बनाई, एक फोन आया था मेरे पास में कि साहब ये रील सब बांधता हूँ मैं, इसलिए कहा एक बनाइए। तो मैं उनके डेटा लेने लगा तो CACP पे जाके ही बात अटक गई। CACP की लागत पे 105% गेहूं पे हम दे रहे हैं, अश्विनी जी ने बड़े ठोके कहा। अब मैं उसकी जोड़ बाकियां करने लगा। CACP का न तो उसने इसकी लेबर का है, न C2 का कोई लेना देना है। मान लो A2+F भी है, तो भी यार आप उसके अंदर जबरदस्ती कह रहे हो हमने इन्फ्लेशन जोड़ दी। तो इन्फ्लेशन तो, फूड इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है, लेकिन नहीं जोड़ी तो भी अगले ने कह दी। कौन उसको जांच करे, कौन किसको करे, मीडिया इनका कोई इस हिसाब से। तो मैंने कहा भाई देख, झूठ तो झूठ है। तो मैंने जारी कर दिया एक छोटा सा 1.5 मिनट की रील कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, फर्जी है। अब वहां से वो मेरे फॉलो थे 50-100, तो फॉलो हट गए। वो कोई थे RSS के होंगे, पहले बन गए होंगे जोश जोश में, 1-2 रील में बन जाते हैं, कोई फिर हटते रहते हैं वो करके। फिर 2 के बाबा तेरे जो है दिन है राम राम करने का, तू क्यों बकरा है, इस तरह से कमेंट आने लगे। तो पढ़ करके शांत हो लिया। आप करो तो करो किस डायरेक्शन में। किसान भी अलग तरह से अलमस्त में ही है, अपने तरीके से जी रहे हैं। इधर सरकारों की बहुत भारी भरकम ये है, बजट नाम का कोई चीज नहीं है। 50% तो क्या, आप तो ऊपर चढ़ा दिया, आपको नीचे उतरने की बात करो और आपको किसान खत्म करने की बात है। तो धन्यवाद एक बार सभी साथ जुड़ने का। अगले संडे को इन्हीं विशेष बातों को लेकर के शेडो कैबिनेट के माइंडसेट से हम सरकार की बात को विश्लेषण करेंगे और किसान कमेरा और गांव के लोगों के लिए अपना चिंतन रखेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।